अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं सुबह 9 और मैं हूँ महाविश सैयद। आजकल हम सब दो काम कर रहे हैं। एक ये कि हम ये वंडर कर रहे हैं कि पीएसएल में जा कोई क्यों नहीं रहा, उस तरह से वो क्रेज़ क्यों नहीं है। उसके बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं। कोई कहता है कि ट्रैफिक की वजह से, कोई कहता है लो इनकम, हमारा इतना ज़्यादा पैसे नहीं हमारी जेबों में कि हम खर्च करें। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि सब बिज़ी हैं मेंटली तौर पे अनंत अंबानी की जो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ हैं वो देखने के लिए, तो इसलिए सबका ध्यान जो है पीएसएल से हटा हुआ है। अगर बात की जाए ये जो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ हम देख रहे हैं, जैसे प्री वेडिंग मैं आपको बता दूं, बहुत सारी जगहों पे तो ये लिखा है कि अनंत अंबानी की शादी। भाई शादी नहीं हो रही, शादी से पहले के शश्क हैं ये। जैसे नहीं होता कि हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं तो 9-10 रोज़ से पहले मायूं और तेल और पता नहीं कौन कौन सी रस्मात स्टार्ट हो जाती हैं। इसी तरह का उनका मायूं तेल मेहंदी टाइप की रस्म है, लेकिन ये बहुत प्री वेडिंग है। जुलाई में एक्चुअल वेडिंग और अभी जो है वो प्री वेडिंग है। हमें सोचना चाहिए, दो बातें सोचने की। एक तो ये कि प्री वेडिंग पे इतना तमाशा, इतना बखेड़ा क्यों। उसका रीज़न मेजर ये है कि इंडिया एक तो गर्म मुल्क है, मार्च में बहुत खूबसूरत मौसम होता है। इन्होंने प्लान किया कि सारी दुनिया के जायंट्स को बुलाएंगे एंड इट विल हेल्प इंडिया इन इकोनॉमिक बूस्ट के लिए वो हेल्प करेगा। गवर्नमेंट के सारे ऑफिशियल्स इनवाइटेड हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेके बाकी कैबिनेट, सारे अदाकार, क्रिकेट की टीमें, टेनिस के स्टार्स, दुनिया भर के सारे जो कहते हैं ना नामी गिरामी बड़े बड़े लोग, मार्क ज़ुकरबर्ग, बिल गेट्स, जब सब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो आप सोचिए क्या सिर्फ खाने पे ये बात हो रही होगी कि ये पकौड़ा ठंडा है कि गर्म है, कि ये पूरी कैसी थी या खाने में मिर्च है कि नहीं है। बात बिजनेसमैन हमेशा बिजनेस की बात करता है। कभी आप कारोबारी किसी इवेंट पे चले जाएं, कोई हमारे यहाँ मेमन जैसे लोग कारोबार करते हैं, अगर आप उन्हीं किसी इवेंट पे चले जाएं तो ख़वातीन जो है वो एक दूसरे को बता रही होती हैं कि मैंने किस डिज़ाइनर से कौन सा जोड़ा ख़रीद के पहना और कितना महंगा है। मर्द आपस में कारोबारी ही बातें कर रहे होते हैं, उनके पास दुकान के अलावा कोई बात नहीं होती। तो अगर कोई कारोबारी माइंडसेट का आदमी होता है तो वो छुट्टी वाले दिन भी कारोबार सोच रहा होता है। अब आप सोचिए कि गवर्नमेंट के सारे बड़े लोग, सारे बिजनेसमैन, सारे दुनिया के जायंट्स अगर सब एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं या किसी शादी के बहाने जमा हुए हैं तो बातें क्या हो रही होंगी। वो कौन सी कॉन्वर्सेशंस है जिनसे इंडिया को बहुत फ़ायदा होने वाला है फ्यूचर में। अभी आप एक और तरह से भी फ़ायदा होगा। इकोनॉमिक बूस्ट तो है ही, एक और मैसेज पूरी दुनिया को दिया है कि हाउ वेलकमिंग इंडियंस आर, हाउ सेफ प्लेस इट इज़। कि जामनगर एक छोटे से जो जगह है वहाँ पे सब लोग कितने आसानी से आ गए, घूम रहे फिर रहे, और हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। हमारे अरबपतियों को भी ये ज़रूर करना चाहिए कि वो अपने पैसे का थोड़ा सा फ़ायदा हासिल करें। ठीक है, कव्वाली नाइट्स पे उड़ा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से बारात आ रही है, उस सब के अलावा भी थोड़ा सा इंटरनेशनली अगर 4-5 गोरों को बुला लें अपने स्टेज पे, अगर डांस वांस करा लें, तो हमारी भी कोई ना कोई वो जो एक होता है ना सॉफ्ट इमेज, वो जा सकता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक और बात भी है वो करने की, कहते हैं ना एक नोट है जो हमें ज़रूर अपने आप को रिमाइंड करना चाहिए। वो ये कि ये जो भी शादी हुई, जो भी तौर तरीके हुए, रिहाना ने आके गाने गाए या जो भी हुआ, ये अंबानी था 116 बिलियन डॉलर्स की वर्थ रखने वाला शख्स, जिसने चंद रुपए अपने हिसाब से चंद रुपए खर्च किए शादी पे। खुदा रे इनसे ज़्यादा इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी शादियों को अंबानी के तर्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ होते 1000 रुपये जेब में, खर्चा हम लाख का करते हैं। अब भले हमने बाकी पैसे जो हैं वो इधर से उधार, क्रेडिट कार्ड्स, ये वो। सादगी आपकी जितनी चादर है ना, मैं इस बात की बड़ी कायल हूँ कि चादर तक महदूद ना रहे। चादर को हमेशा वसी करने की कोशिश करें, लेकिन जितनी है उतने ही पाँव फैलाएं ताकि आपकी चादर में सुराख ना हो जाए, फट ना जाए। तो इनसे इम्प्रेस होके ये सोचें कि इन्होंने ये जो किया है इसका फ़ायदा इनके मुल्क को कितना हो रहा है। ये मत इम्प्रेस हो के ये मत सोचें कि अब मेरी बेटी की शादी हो रही है, मेरे बेटे की शादी हो रही है तो मैंने भी कुछ इसी तरह से सब कुछ करना है, क्योंकि हम वैसे ही शादियों पे ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात करते हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद मैं आपको साइमा के पास लेके चलूँगी और जानेंगे क्या शेफ़ साइमा क्या बना रही हैं। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, आपने कहीं नहीं जाना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब मैं आपको लेकर जाऊंगी शेफ़ साइमा के किचन में और जानेंगे कि आज क्या बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसी? बिल्कुल खैरियत, आप सुनाइए क्या? मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट हाँ जी।
मुझे बताओ साइमा कि पहले तो बताएं तबीयत कैसी है, क्या हालचाल, ये जो सर्दी का स्पेल आया एंजॉय करी? बहुत एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वाकई में इस वक्त लग रहा है कि हम वापस बैक टू जनवरी के फर्स्ट वीक में चले गए हैं, है ना? और बारिश ने तो वाकई में बहुत अच्छा मौसम कर दिया था, बिल्कुल बहुत clear, ठंड हो गई है यार, लेकिन आज आसमान। सुना है कि आखिरी दिन है ठंड का, कल से अच्छा। गर्मियां वापस आ जाएंगी। अच्छा। मगर 9 से दोबारा कोई बारिश की पेशिंग गोई है। अच्छा, हतमी very नहीं good। है, गैर हतमी, हाँ, गैर लेकिन सरकारी शायद नताइज। तरस आ जाए अल्लाह ताला को और हमारे यहाँ बारिश हो जाए इंशाल्लाह ताला। हाँ, क्या बन रहा है? जी माविश, आज जो है हम फिर एक रमज़ान के हवाले से रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जिसका नाम है पेरी पेरी ब्रेड रोल्स, और बहुत आसान सी रेसिपी है। और ये मिर्च वाली होगी? कोशिश की पेरी है पेरी। मैंने, जी कोशिश की है कि माइल्ड वाला पेरी पेरी हम यूज़ हाँ। करें। लाई मैं हॉट हूँ, एक्स्ट्रा हॉट लाई हूँ, लेकिन आपको बता रही हूँ ताकि आप जो है वो नहीं, मेरे माइल्ड उससे कुछ नहीं होता, कितना भी माइंड बना लूं, अगर मिर्च है तो है। मिर्च है। नहीं, कोशिश करूंगी कि जो हम यहाँ पे एक नहीं, आप आराम से बनाएं ठीक जैसा है, बनाने है। एक जो है वो हम यहाँ पे पेरी पेरी मसाला मिक्स में बताऊंगी, जो कि आप लोग बना के अपने बॉटल्स में भर के फ्रिज में रखें, क्योंकि मसाला जात को अक्सर बाहर नमी में वो छोटे वाले कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप लोग इसको बनाएं, हर किस्म के मसाले को बना के फ्रिज में या जिप लॉक बैग में रखें ताकि उसमें नमी ना जाए। और ब्रेड रोल्स के जो अज्जा हैं उसमें मेन हमारे जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो चिकन जाएगी, बॉइल्ड आलू जाएंगे और ब्रेड जाएगी, क्योंकि ब्रेड रोल्स हैं। लेकिन ब्रेड का इस्तेमाल थोड़ा सा हम कम की तरफ रखेंगे। इसको एक नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ब्रेड भी इसके अंदर जा रही है, और साथ ही हम जो है होममेड पेरी पेरी मसाला बनाना भी बताएंगे। तो इसकी इंग्रेडिएंट्स के जानिब चलते हैं। आप लोग मिकदार जो है वो पहले नोट कर लीजिए, रेसिपी कार्ड में भी पेरी पेरी मसाले का जो तमाम क्वांटिटी है वो दी हुई है। सबसे पहले तो मैं इसमें बता दूं कि मैंने इसमें 200 ग्राम चिकन मुर्गी का सीना लिया था और उसको लेके बॉईल कर लिया था। सिंपल काली मिर्च और नमक डाल के आप लोग इसको बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद इसको आप लोग श्रेड कर लीजिए, जैसे ये मैंने श्रेड किया है। यहाँ पे बारीक श्रेड कीजिएगा क्योंकि ये फिर आलूओं में मिक्स भी होगा। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू काट के बॉईल करने चढ़ा दिए हैं। ये अभी बॉईल हो रहे हैं। जब बॉईल हो जाएंगे तो हम इनको मिक्स करेंगे अपने मिक्सचर के साथ। फिर मैंने यहाँ पे 3 अदद स्लाइस ले ली थी, ब्रेड की स्लाइसेस, उसको भी मैंने काट लिया है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें बताते हैं कि हमने पेरी पेरी मसाला मिक्स कैसे बनाया है। मैंने किया ये है कि तकरीबन इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन का पाउडर ले लिया था। 1 टेबल स्पून ही मैंने अनियन का पाउडर ले लिया था। देखिए, अनियन का पाउडर हर आदमी के घर में अवेलेबल नहीं होता। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मिक्स्ड हर्ब्स लिए हैं। मिक्स्ड हर्ब्स डालिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि पेरी पेरी सॉस में मिक्स्ड हर्ब्स ही का इस्तेमाल होता है। 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने काली मिर्च का पाउडर ले लिया था। 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून ही मैंने पेपरिका पाउडर लिया है, और चिकन पाउडर ले लिया है 1 टेबल स्पून के बराबर। इन तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया था, तो मेरा ये मसाला मिक्स रेडी है, पेरी पेरी मसाला मिक्स। अच्छा, इसको आप बना के किसी भी किस्म के मैरिनेड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ग्रिल चिकन करने जा रहे हैं तो आपने ये मिक्स सिंपली अप्लाई करना है विद लेमन जूस और ऑयल के साथ चिकन फिलेस पे, और ग्रिल कर लेनी है अपनी चिकन। फॉर बर्गर्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप चिकन स्क्यूअर्स में इसको यूज़ कर सकते हैं, जो बोटियाँ हमारे पास होती हैं, चिकन क्यूब्स जिसे मैं कह रही हूँ, उसमें भी आप लोग इस मसाले को यूज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत सारी वेरिएशंस के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैंने ये सिखा दिया, आप लोग बना के इसको एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए। हमारी रेसिपी में भी आज यही जाएगा, और आगे आइंदा आने वाली जो भी मैं रेसिपी सिखाऊंगी जो पेरी पेरी वाली होंगी, उसमें भी हम इस मसाले को यूज़ करेंगे। अच्छा, फिर इसमें जाएगा तकरीबन 2 से 4 टेबल स्पून के बराबर, कोई भी आपके पास पेरी पेरी सॉस अवेलेबल हो, आप
आपके जो कहना चाहिए फ्लेवर्स आप पे डिपेंड करता है। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, लेमन हर्ब आता है, एक्स्ट्रा हॉट आता है, माइल्ड आता है। मेरे पास एक्स्ट्रा हॉट अवेलेबल था, वो भी बहुत ज़्यादा हॉट होता नहीं है। गार्लिक एक्स्ट्रा हॉट मेरे पास अवेलेबल था, आज मैं वो इस्तेमाल करूँगी इसमें। फिर मैंने साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर चिली गार्लिक भी डाल दी है, ठीक है। तो अगर एक्स्ट्रा हॉट को थोड़ा हमने माइल्ड टोन की तरफ रखना है तो हम चिली गार्लिक सॉस मिला दें, जो नॉर्मल हमारी केचप वगैरह होती है, ठीक है। 4 टेबलस्पून मैंने ये लिया है टोटल मिला के, पेरी पेरी सॉस की बात कर रही हूँ। और तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने ली है क्रीम, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ हम वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम स्प्रिंग रोल्स वगैरह में यूज़ करते हैं। वेजिटेबल्स आपकी अपनी चॉइस होती है, बट ये 3 कॉम्बिनेशन उधम है, यानी ये 3 कॉम्बिनेशन आप हमेशा किसी भी किस्म के कटलेट्स, क्रोकेट्स, रोल में डालें तो ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन कॉम्बिनेशंस हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल भी होते हैं और हर घर में मौजूद भी होते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर बंद गोभी ली थी, बहुत छोटा छोटा बारीक काट लिया, आप देख सकते हैं इसको कैमरे में। फिर मैंने तकरीबन 1 गाजर लेके श्रेड कर ली थी, ठीक है। और 1/4 कप के बराबर मैंने इसमें शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च है। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। 1 प्याज मैंने चॉप कर ली थी क्योंकि हम इससे मसाला तैयार करेंगे। तो चलें हम अपने मसाले की तरफ भी आते हैं, और इसके साथ ही मैं ये भी बता दूं, नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, वो मैंने यहाँ रख दिया है। आखिर में जब हम इन सब का मिक्सचर तैयार कर लेंगे तो इसको हम अंडे को फेंट के रखेंगे, अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और फिर फ्राई करेंगे। शेप हम देंगे रोल्स का या मिनी छोटे कबाब्स का दे सकते हैं। आप इसको क्रोकेट्स और थोड़ा छोटा करना चाहें तो आप इसको क्रोकेट्स का भी शेप दे सकते हैं। अच्छा, मैं अब यहाँ पे फिलिंग रेडी करने जा रही हूँ। आलू मेरे बॉईल होने चढ़े हुए हैं। फिलिंग के लिए आप लोग देखते रहें कि मैं इसमें थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल शामिल करूँगी, ठीक है। 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल शामिल करने के बाद ही मैं इसमें, ये थोड़ा सा गर्म होगा तो मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, ठीक है। प्याज डालने के बाद प्याज को हम थोड़ी देर सौते करेंगे। इसको ब्राउन की तरफ नहीं करना है, सिर्फ सौते करना है। ये मैं डाल देती हूँ इसमें साथ ही, इसको यहीं रखते हैं। अच्छा जनाब, ये आप देखिए। अच्छा, ये जो ब्रेड रोल्स हम सिखाने जा रहे हैं ये मेक एंड फ्रीज भी हैं, ठीक है। आप इसको बना के फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, तो आराम ब्रेड से। अजीब नहीं हो जाएगी फ्रीज नहीं माविश, ब्रेड का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करेंगे और ये पूरा मिक्सचर में ना मिक्स हो जाएगा, यानी हम इसको कोटिंग के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो ब्रेड इसके अंदर जाएगी? ब्रेड इसके अंदर जाएगी, बिल्कुल। और ये मैं घर में चूँकि फ्रीज़ करके देख चुकी हूँ तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर ऐसी चीज़ें समझ आ रही होती हैं जो ज़रा फ्रीज़ कर दें। और एक बार आप ज़रा ज़्यादा बना के रख लीजिए और भी आपके लिए रमज़ानों में आसानी हो जाएगी। आपने डायरेक्ट बस इसको फिर शैलो फ्राई करना है, थौ किए बगैर, क्योंकि आलू थौ भी किए है। बगैर? थौ किए बगैर जी, शैलो फ्राई करेंगे इसको, वरना फिर सारा वो निकल आलू जाएगा है ना ना पानी। भाविश, फिर आलू जो तो है शैलो वो थोड़ा, फ्राइंग में तो अंदर ठंडा रह जाएगा। नहीं आप उस पर ढक्कन कर दें, लगा दें, कवर करके कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अच्छे से नहीं पका है, एक्चुअली अब आगे आ रहा है मौसम गर्म जैसे, तो साथ साथ ही हर चीज़ बिल्कुल टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो हर चीज़ जो है वो कोई भी चीज़ अंदर से ठंडी रहती नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप 10 मिनट बाहर रखना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल रखें। माइक्रोवेव भी कर सकते हैं ना, जैसे मैं क्या करती हूँ कि अगर कबाब फ्रीजर से निकाला है और अब मुझे लग रहा है कि ज़्यादा देरी नहीं पक रहा, तो ऊपर से तो गोल्डन कर लिया, क्रिस्प कर लिया, फिर उसको माइक्रोवेव में गर्म कर लिया। हाँ ठीक है, सही होता है कि जो थोड़ी बहुत रह जाती कसर, हाँ कसर रह जाती है, माइक्रोवेव ठीक कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं। अच्छा देखें, अब प्याज की ज़रा सी खुशबू आने लगी है तो मैं इसमें डालने जा रही हूँ चिकन अपनी, ठीक है। ये स्टेप्स आप लोग ज़रा अच्छे से देख लें, क्योंकि इसी में सारा मसाला जो है वो हम रेडी करेंगे, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कैसे मैं इसमें चीज़ें शामिल कर रही हूँ।
अच्छा, चिकन जैसे ही मैं डालूंगी, साथ ही मैं अपना यहाँ पे जो मिक्स मैंने पेरी पेरी मसाला रेडी किया हुआ था वो डाल दूंगी, ठीक है। वो डाल के मैंने इसको फ्राई करना है, इस चिकन को। ये पेरी पेरी मसाला चाहे हम कम डालें चाहे ज़्यादा डालें? माविश, ये डिपेंड करता है कि क्वांटिटी कितनी ली हुई है हमने। मैंने तो ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी बनवाई है यहाँ पे। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, किसी को अगर ज़्यादा पसंद है। मैंने यहाँ पे तकरीबन अभी 2 टीस्पून डाला है फॉर 200 ग्राम ऑफ चिकन। अच्छा, और फिर हमारी अगर किसी को खटाई पसंद ना हो तो वो क्या चिली गार्लिक सॉस का को स्किप कर दे? खटाई पसंद ना हो, इसमें कोई चीज़ खट्टा नहीं, चिली गार्लिक सॉस में एक होती है ना, आप ना डालें, आप स्किप कर सकते हैं। मैंने तो एक्चुअली इसमें डाली है ये पेरी पेरी सॉस। मैंने थोड़ा सा उसको क्योंकि एक्स्ट्रा हॉट ली थी तो माइल्ड करने के लिए ली, 1 टीस्पून मैंने ऐड किया, दैट्स इट। ये इतना कोई ज़्यादा होता भी नहीं है, कोई नहीं डालना चाह रहा तो आराम से आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पे मैंने चिकन को फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च सब चीज़ें साथ ही डाल दूँगी। थोड़ी देर इसको स्टर फ्राई करेंगे कि ये ज़रा स्टीम से और सॉफ्ट हो जाए जी, लेकिन पानी ना छूटा हो, ये आपने ख़ास ध्यान रखना है। लोगों की सब्जियों का पानी छूट जाता है, तो पानी ना छूटा हो। और अगर आपकी सब्ज़ी ने पानी छोड़ दिया हो तो आपने उसको ड्राई करना है, वरना आपके रोल्स टूट जाएंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊं, ब्रेड जो है देखें भाविश, वो अंदर जाके ना मॉइस्चर को सक कर लेती है। तो अगर कुछ लोग बिगनर्स होते हैं या वो देख के रेसिपी फॉलो कर रहे हैं तो आई थिंक उनको मसला होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जैसे ब्रेड जाएगी इस मिक्सचर के साथ तो ये अच्छे से बाइंड कर देगी सब चीज़ों को। और अगर आपको तभी भी लगे कि आपका मिक्सचर गीला है, आप थोड़ी देर उस मिक्सचर को छोड़ दें ठंडे मतलब पंखा खोल कर। थोड़ा मिक्सचर सेट होता है, फिर आप दोबारा अंदाज़ा लगाएं। अगर दोबारा मिक्सचर गीला है तो आपने उसमें एक्स्ट्रा ब्रेड शामिल करनी है, बस ब्रेड शामिल करनी है, इसके अलावा आपने कुछ और नहीं मिलाना। अच्छा, अभी अब आप क्या प्रोसीजर करेंगी ये सब बनाने के बाद? फिर आप आलू शामिल करेंगी और इनके आलू और ब्रेड शामिल करके फिर इनके रोल बना लेंगे। माविश, मैं करूँगी ये कि अभी ये जैसे ही मिक्सचर रेडी होता है ना, मैं बस थोड़ा सा इसको और फ्राई कर लूँ, बंदी कर देती हूँ, क्योंकि ये अपने ये जो फ्राइंग पैन इतना गर्म है ना, ये इसी स्टीम में मेरी वेजिटेबल्स हो जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स इस तरीके की चीज़ों में कुक करने की कायल नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा क्रंचीनेस अच्छी लगती है। इनके देखें कलर्स भी सब ने अपने अपने कलर्स रिटेन किए हुए, कोई भी ऐसा नहीं है जो डिसकलर हुआ है। आप देख सक रही होंगी कैमरे में। इसमें मैंने इसी पे पॉइंट पे डाल दिया है हरा धनिया भी। अच्छा, यहाँ पे मैं अब इसको चूल्हा बंद करके जो मेरी पेरी पेरी सॉस है, ठीक है, वो शामिल करने जाऊंगी। और वो शामिल करके ही मैं साथ ही क्रीम भी डाल दूंगी, ठीक है। ये मैं पेरी पेरी सॉस डालने जा रही हूँ, जो कि तकरीबन यहाँ पे 2 टेबल स्पून थी। ये हमने ये डाल दिया है और अब क्रीम भी डाल दूंगी साथ ही। किसी ने चीज़ ऐड करनी है तो आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक वेरिएशन अपने घर में करके देखी थी, वो मैं यहाँ बता देती हूँ कि आप मोज़रेला चीज़ को जो है ना छोटे छोटे चंक्स में काट लें, ठीक है, और उसको बीच में फिल कर दें। यानी आप इन ब्रेड रोल्स के बीच में फिल करके मोज़रेला चीज़ को, और फिर आप सील कर लें अच्छे से और अंडा और ब्रेड क्रम्स में कोट करें फिर। सही। तो एक वेरिएशन ये भी आप लोग कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ पसंद करता है तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा देखें, अब हमने इसको मिक्स करना है। ये मिक्स हो जाएगा तो एक क्रीमी सा इसमें जो बैटर है जी वो बन जाएगा, क्रीमी सा बैटर। तो अब जैसे ही हमारे आलू बॉईल होते हैं, हम आलूओं को मैश करेंगे, इसमें मिक्स करेंगे, ब्रेड को भी मैश करके इसमें मिलाएंगे। ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे आप? जी, मैं अभी ना इसको आलूओं के साथ ही मैशर से मैश कर लूँगी। राइट। मेरे तो पास फिर ये सब मिला के आप इनका
क्रॉकेट्स या कबाब। क्रॉकेट्स या कबाब जी, की। अच्छा, ये कटलेट्स के शेप का भी बन सकता बिल्कुल, है और बिल्कुल। ये क्रॉकेट्स के शेप्स का भी बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको ओके। रोल की शक्ल में दूंगी, जो मिनी कबाब्स होते हैं ना ऐसे वाले। राइट राइट राइट। तो वो और फिर आप इसको अंडे में डिप करेंगी? अंडे में डिप करूंगी, ब्रेड क्रम्स में डिप करूंगी और फ्राई करूंगी। राइट, ओके। चले फिर मैं ब्रेक ले रही हूँ। ले लूँ? हाँ बिल्कुल, ब्रेक पे जा सकती हैं, बिल्कुल ठीक ब्रेक है पे जा जी। सकती हैं। अच्छा जनाब आली, अब हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद मेरे साथ 2 ख़वातीन मौजूद हैं और हम एक बड़े ही ज़रूरी मौजू पे बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ आजकल हम ये तो जानते ही हैं कि हमारे यहाँ डिवोर्सेस का रेट बहुत ज़्यादा राइज़ हो चुका है। मैं ख़ुद इतने लोगों से मिलती हूँ जिनका मुझे पता चलता है सिंगल मदर्स हैं। बहुत सारी ख़वातीन जिनके साथ में किसी भी वजह से काम के थ्रू कॉन्टैक्ट में आती हूँ तो वो भी बताती हूँ सिंगल मदर्स हैं। इतना मैं पहले नहीं सुनती थी, पिछले 10-12 सालों में ज़्यादा सुनने में आ रहा है। डिवोर्सेस के साथ जो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है वो पेरेंटिंग होती है और आमतौर पे माओं के हिस्से में आते हैं बच्चे। माओं के क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह चैलेंजेस को निपटा जा सकता है, सोसाइटी का क्या रोल होना चाहिए, इस मौजू पे बात करने के लिए मैंने जिन लोगों को मदऊ किया है मैं अभी आपको उनसे मिलवाऊंगी राइट आफ्टर दिस ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जिस तरह मैं कह रही थी कि आजकल जो एक मसला बहुत राइज पे है, अच्छा मसला तो मैं नहीं कहूँगी, दरअसल मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने मसले का हल तलाश कर लिया है। पहले हम अपने मसाइल को हवा देते रहते थे, कुट खाते रहते थे, कोशिश करते थे कि किसी तरह वो घराना किसी तरह बंधा रहे जो कि कभी जिनमें आपस में कोई बंधन होता ही नहीं था। अब जो मेजर रीज़न था, पहले ख़वातीन टिक जाती थी हर तरह के अब्यूसिव रिलेशनशिप में या इस तरह के रिलेशनशिप जिसमें मर्द घर में नापैद है, उसका कहीं और बाहर इंटरेस्ट है, वो घर में टाइम नहीं दे रहा, फिर भी ख़वातीन रुकी रहती थी क्योंकि उनको 2 वक्त की रोटी अपनी कमानी नहीं आती थी। आज के दौर में ख़वातीन कहती हैं कि इस 2 वक्त की रोटी के पीछे जूते खाने से बेहतर है कि मैं बाहर चली जाऊँ। अकेले तो आप बाहर निकल नहीं सकते, साथ में आपके जो है वो जो बड़ी में आपको औलादें मिली होती हैं वो लेके जाते हैं। एंड देन कम्स द रियल चैलेंज। आप एक बहुत बड़े प्रॉब्लम से निकल तो जाते हैं, देन योर चिल्ड्रन आर विद यू टिल दे बिकम इंडिपेंडेंट। एंड आप किसी भी सिंगल मदर से अगर पूछें या सिंगल फादर, यूजुअली सिंगल फादर्स नहीं होते हैं, मदर्स ही ज़्यादा होती हैं, तो इट्स नॉट एन ईजी जॉब। हर रोज़ एक चैलेंज है। बहुत कम होता है कि आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपको बहुत सपोर्टिव फैमिली है, बच्चे बहुत ताबेदार हैं, फर्माबरदार हैं, लेकिन हर लम्हा एक है तो स्ट्रगल। कभी आपको सोसाइटी में कहीं ना कहीं महसूस होता है, कहीं बच्चे मिस करते हैं अपने बापों को, अगर वो कोई क्रिकेट ग्राउंड में होता है ना, दूसरों के बाप आए हुए हैं और आपके पास मौजूद नहीं है। ना चाहते हुए भी आप अपने बच्चों को यतीमी की ज़िंदगी दे रहे होते हैं। अभी आप किस तरह मैनेज करें, क्योंकि ये तो कोई हल नहीं है कि अगर आपका अब्यूज़ है तो आप बर्दाश्त करते रहें। तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा कि मैं 2 ख़वातीन को बुलाऊं, एक यंगर और एक थोड़ी सी पुरानी डिवोर्स वाली, ताकि वो बताएं कि इतने साल पहले के क्या चैलेंजेस थे और आज के क्या चैलेंजेस हैं और क्या सेम चैलेंजेस हैं, कुछ वक्त में बदलाव आया ही नहीं आया। लोग कहते हैं कि आजकल की ख़वातीन के लिए सिंगल होना फिर भी आसान है क्योंकि अब तो बड़ा एक्सेप्टेबिलिटी है माशरे में, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा थोड़ा लोग हेल्प को ज़्यादा कर रहे होते हैं। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ अपने गेस्ट से और जानते हैं कि क्या चैलेंजेस जो हैं हमारे, उनको क्या हम किसी तरह से ओवरकम कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। तो जनाब मैं अपने पैनलिस्ट से आपकी मुलाकात कराती हूँ। सबसे पहले मेरे साथ नादिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है नादिया? अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके साथ हैं अनम जाफरी। अच्छा जी नादिया, पहले मैं आपके पास आऊँगी। नादिया, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं, क्या करती हैं? सो बेसिकली मेरा करियर स्टार्ट हुआ था एज एन एजुकेशनिस्ट। आई वर्कड इन स्कूल्स फॉर गुड 17 years। उसके बाद मैंने अपना पाथ चेंज किया एंड राइट नाउ आई एम रनिंग अ होम बेस्ड food business as well as I'm working as an HR manager in an IT company। ज़बरदस्त। तो ये तो बहुत बड़ा जंप है Yeah। एज अ टीचर। और एक्चुअली मेरी एजुकेशन भी बिल्कुल डिफरेंट थी। प्रॉब्लम क्या ये था? था, मैंने मास्टर्स किया है इंटरनेशनल रिलेशंस में। सो बट लाइफ के आपके चैलेंजेस और एक्सपीरियंसेस आपको बहुत सारी चीज़ें वो कर देते हैं। आफ्टर माय शादी एंड डिवोर्स, तो आई कुडंट गो इन दैट जो मैंने पढ़ा था, मैं उस फील्ड में कुछ नहीं कर सकी। आप वो करती थी बिकॉज जो भी आपको आसान मेंटल था। हेल्थ इश्यूज बहुत हो जाते हैं। कोर्स।
अच्छा जी, पहले मैं yeah. मेंटल हेल्थ इश्यूज पे हम हाँ, बल्कि थोड़ी डिटेल में बात हाँ, करेंगे। मुझे वो भी लगता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज भी ऐसी चीज़ है, सोचो तो हो जाते हैं, ना सोचो तो दूसरों को हो जाते हैं। हाँ, अगर वो कहते कैसी डीटा बट दैट्स अगेन वो बहुत आगे जाके I ऐसा know, होता I है। know. शुरू में तो आपको डील करना Of पड़ता है course. और सबसे बड़ी बात है कि आपके सराउंडिंग्स वो उस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज एक्नॉलेज नहीं करें। करते, हाँ, we'll talk about it. अच्छा जी, अनम आप पहले भी शो पे आ चुकी हैं और सब आपने बात की थी कि कराची घुमाते हैं आप, जी। लेकिन उससे पहले आपको ज़िंदगी ने घुमाया हुआ है। मुझे बताइए कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ अनम। What else do you do besides कराची? सो कराची गो क्या नाम था? दास्तान गो कराची। दास्तान गो। सो दास्तान गो कराची की फाउंडर होने के अलावा मैं एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की को फाउंडर हूँ और हेड ऑफ मार्केटिंग हूँ। रिसेंटली मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस से रिज़ाइन दिया एज सीनियर कंटेंट राइटर। तो राइटिंग, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, ये सारा मेरा काम है। जबरदस्त। तो चैट जीपीटी आने के बाद भी उन्होंने तुम्हें रखा हुआ था? हाँ, चैट जीपीटी तो तुम ही यूज कर और रही थी मजा आ ChatGPT? रहा था, वो बहुत मजा आ रहा था। चैट AI जीपीटी use तुम करके। इस्तेमाल कर रही थी? हाँ, कर रही थी, लेकिन मैंने उसके भी एफिशिएंसी बढ़ गई होगी तुम्हारी। मैंने उसके भी हैक्स निकाल लिए थे कि ये लाइक AI डिटेक्टर टूल्स जो होते हैं, तो उनको भी मैंने ये हैक डिटेक्ट कर लिया था कि ये भी बेकार टूल थे। आई मीन AI इज अ गुड थिंग, AI इज द फ्यूचर, बट अगेन वो हाउ यू यूज इट ना। मैं इवन लोगों से कहती हूँ कि प्रॉम्प्ट ठीक डालिए। Exactly. आपका जितना इंटेलिजेंट प्रॉम्प्ट होगा, चाहे वो एआई के थ्रू आप इमेजेस क्रिएट करें, चाहे आप टेक्स्ट, जैसे अब तो एमओयू बनाना या कोई लेटर बनाना मैंने तो छोड़ दिया सोचना भी। मैं तो इवन ये भी करती हूँ और इतना कमाल एआई है, जैसे समवन सेंड्स मी एन ईमेल, मैं उस ईमेल को कॉपी करके इधर पेस्ट करूंगी, मैं कहूँगी राइट एन आंसर टू इट और मेरा नाम इट्स सो इंटेलिजेंट। और अगर वो पूरा थ्रेड चल रहा हो तो वो तो आपको इट्स ditch ही नहीं फन करता। एक्चुअली। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर आपको आ जाए तो बड़ा मजा बहुत मजा आता है। एक्चुअली इट्स अ थ्रेट एज वेल ना। कितनी चीज़ों को एआई ने बड़ा वो कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, एंड अ चैलेंज फॉर कमिंग थ्रेट जनरेशन। तो नादिया पूरी जिंदगी इंसान की एवोल्यूशन वो तो में हर threat ही चीज़ थी। में। एक जमाना होगा कि किसी का काम होगा कि लाइव बकरा पकड़ के उसको ऐसे चीर फाड़ आई करके थिंक खाए। थ्रेट बाद इज में नॉट अ गुड proper वर्ड, मे बी अ छुरी चैलेंज। फिर छुरी इन्वेंट हो गई होगी। तो चैलेंज, प्रॉब्लम चैलेंजेस भी है, लेकिन हर एवोल्यूशनरी कोई भी इन्वेंशन होती है उसके साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज भी निकलती हैं। ऑफ कोर्स वो तो हर दफा कुछ ना हर कुछ चलती दफा, रहेगी yes, दुनिया, yes. ऐसे ही होगा। कोई अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं हो तो आगे कैसे बढ़ेंगे? एब्सोल्युटली। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और बड़ा सीरियस सा टॉपिक है, हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करते। उसका रीज़न मेजरली ये होता है कि जिन खवातीन ने डिवोर्स ली होती है फिर वो अपने मसाइल किसी से शेयर नहीं करती, क्योंकि लोग कहते हैं तो भुगतो, किसने कहा था। और ये बड़ा कॉमन सा एक वो होता है, औरतें फिर अपने सारे गम दुख अकेले ही झेल रही होती हैं। मुझे बताइए कितने साल पहले आप मैं so I got married in 2001. 2000 में I did my masters. 2001 में I got married. After I was engaged for 5 years. इतनी लंबी 5 साल की एंगेजमेंट थी, and you knew him? Actually on and off हमारा इंटरेक्शन था, and I knew कि he was not the right person for me. But again, if you go back like 22-23 years, तो हम wrong people से साल फिर बाद है शादियां तो करते थे। उस वक्त when especially if you're coming from a community, आपके पास peer pressure बहुत होता है। He was your relative? He was my distant relative, yeah. Right. तो ऑफ कोर्स आप उस ज़माने में तो ये होता था ना, आप कम्युनिटी के बाहर भी शादी नहीं कर सकते, ये भी नहीं करते, तो उस तरह के प्रेशर्स पेरेंट्स में बहुत होते थे। तो आई न्यू दैट ही वाज द रॉन्ग पर्सन, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट कन्विंस माय पेरेंट्स। Right. उस ज़माने में तो आप पेरेंट्स और कह ही नहीं ये सकते थे। उस तरफ मतलब आप निकल ही नहीं सकते थे And ना। what आप were the उनसे। red flags? Actually, see, he was not really educated. मुझे लगता हमेशा से मुझे लगा कि उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। तो इफ़ आई स्पीक इन इंग्लिश, एक्चुअली होता क्या है, हम लोग जो हैं आम जिंदगी में उर्दू इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज, इफ़ यू डू दैट विद तो तुम क्या मुझे बताना Impress चाह करने की रही हो कोशिश कर रही हो, हाँ। ये अच्छा, और हमें यही बताया जाता है कि अगर एक बंदा गुस्से में है तो अगला दूसरा चुप हो ठंडा जाए। हो जाए। तो जब आप चुप रहो तो इज लाइक कि क्या मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ। He was never happy. नहीं, he was never happy. Plus of course he was, I don't even remember, I think या मैट्रिक था या इंटर थे, तो ये था, मैं मास्टर्स थी, तो एक शुरू से एक वो तो था ही।
और अगेन हर चीज़ में प्रॉब्लम, ये क्यों ऐसा, ये क्यों ऐसा। इमेजिन आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू अटेंड माई कॉन्वोकेशन। जी, मास्टर्स की कॉन्वोकेशन थी, मेरे ग्रेजुएशन सेरेमनी थी उस ज़माने में। KU में आई थिंक 10 या पता नहीं 15 साल बाद फर्स्ट टाइम हो रही थी, एंड आई वॉज नॉट एबल टू अटेंड बिकॉज आई वॉजंट अलाउड। तो या इस तरह की You were चीज़ें। engaged that time? No, I was married at that You got time. married and you weren't allowed to attend the convocation Yeah. and the biggest moment for any student. yes. और ये मेरी लाइफ का बड़ा इमोशनल वो है। आज जब मेरी बेटी की कॉन्वोकेशन है इंशाल्लाह मई में, तो मैं उसको यही कहती हूँ कि एवरीथिंग हैज़ टू बी वेरी प्रॉपर। तो कहती है हाँ मुझे पता है कि यू आर वेरी। इससे यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन से आता है कि देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी गॉट मैरिड। उसने कहा कि हमारा जो घर ससुराल था कराची यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने था, तो शी सेड कि आई गॉट सो एक्साइटेड एंड आई सेड कि मैं एक मास्टर्स और कर लेती हूँ डाइनिंग टेबल बैठ के। उसने सबके बीच में कहा, तो उसकी सास ने कहा कि ठीक है फिर हम इसकी दूसरी करवा देते हैं, तुम अपनी पढ़ाइयाँ करती रहो। हाँ, this is मतलब so people- very हाँ, easy for them to say without कहने even की मेरी thinking कि भी- what go, मतलब वो उस जिसको आप बोल रहे हो उसके दिल पे क्या गुजर रहा है। और कितनी पेटी सी बात है हाँ। कि कराची यूनिवर्सिटी में अगर वो बच्ची एडमिशन ले लेगी तो हम अपने बेटे की दूसरी करा देंगे। और वो कहने लगी मेरी शादी को 15 दिन हुए थे, होता है नाइन्थ बैठ के अब बात कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ पेटी समटाइम्स वी कैन गेट। Yeah. तो खैर फिर आपने जब आपकी शादी हुई तो 2 महीने बाद आपने Yeah, I don't, because हर छोटी बात पे छोटी जो पर्दे ऐसे क्यों हैं, फर्नीचर ऐसा क्यों है, इन छोटी छोटी। तो माई फादर वॉज लाइक कि एक्चुअली उनको भी एक वक्त जाके उनको एहसास हो गया था कि ये गलत हो गया है। तो ही ऑलवेज यूज टू कॉल मी एंड टेल मी कि मैं आता हूँ, यू कम बैक। तो आई वॉज लाइक कि नहीं, लेट मी ट्राई माई बेस्ट, 100% मैं दे दूँ, बिकॉज वंस आई कम बैक आई एम नॉट गोइंग अगेन। तो फिर हुआ ये कि मुझे बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर बहुत था। फिजिकल उसने कभी टॉर्चर नहीं किया, वाई शुड आई लाई, बट उसने फिजिकली मुझे कभी नहीं किया। लेकिन ये मतलब चीज़ें mentally तोड़ टूट देना, जाता है ना। चीज़ें तोड़ देना, ये कर देना। तो आप 2 महीने ही तो रही, आपने ज्यादा हाँ। मौका ही नहीं दिया। हाँ, मैंने ज़्यादा, क्योंकि मैं 5 जो साल चीज़ गुजर जमीन चुकी पे थी। टूट रही थी उसके हाँ, बाद हाँ, हाँ, सर पे तो- भी टूट सकती थी। हाँ, तो मैंने नहीं दिया था मौका। तो बस ऐसा तो उसमें नहीं, नादिया आपकी ऑलरेडी बस हो चुकी थी बाय द टाइम मेरी जी बिल्कुल बस हो चुकी थी, क्योंकि 5 साल में वो जो इंटरवल्स में जो मुझे टॉर्चर मिल रहा था फ़ोन पे। एक वक्त तो ऐसा था कि फ़ोन आता था ना तो मैं वॉशरूम में लॉक हो जाती थी, एंड माई सिस्टर या माई मदर। तो हाँ, दैट्स बिकॉज के बस नहीं हैंडल कर सकी ना वो, और फैमिली फिर प्रेशर। हाँ वो नहीं कर सकी। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब आप मंगनी नहीं तोड़ सकें तो आपने शादी तोड़ने का फैसला कैसे किया? यस, मुझे लगता है शादी के बाद एक अजीब हिम्मत आ जाती है, और फिर एक आप ना चाहते हुए भी ना आप बड़े हो जाते हो। एक्सपीरियंस ना चाहते हुए भी आप बड़े हो जाते हो, आप बड़े हो जाते हो, तो फिर वो लोग आपकी बात को थोड़ा सीरियस लेते हैं। आई थिंक सो। तो बस एक्चुअली मैं बीमार बहुत हो गई थी। मैं व्हेन आई केम बैक टू माई हाउस, जिस दिन मैंने ये कदम उठाया उस दिन मैं शायद किसी शादी हॉल में बैठी थी, एंड आई टोल्ड माई मदर वाज लुकिंग एट मी, उनको लगा कुछ गड़बड़ है, एंड आई टोल्ड माई मदर आई एम नॉट गोइंग बैक, आई हैव टू गो होम। एंड माई मदर वाज लाइक नहीं तुम अभी घर जाओ, सुबह आना। मैंने कहा आज तो घर नहीं जाऊंगी, अगर आप लेके नहीं जाएंगी तो रोड पे बैठी रहूँगी, पर जाऊंगी नहीं। तो माई मदर वाज लाइक ही अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया, एक आधी थप्पड़ भी लगा दी। मैंने कहा नहीं जाऊंगी मैं, फिर मैं चली गई। बेटा अभी इतना खर्चा हुआ है 2 महीने पहले। और ये क्या नहीं खबर नहीं, सुना रही है वो एक वो होता है ना कि कोई भी माँ अपनी बेटी का घर टूटते हुए तो नहीं देख सकती 20-20 ना, सालों के बाद नहीं देखना बिल्कुल चाहती। नहीं देख हाँ, सकती। हाँ। तो और मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी। ओह यस। तो मैं घर चली गई। मुझे इतना डर था कि मुझे ना वापस ना भिजवा दे, तो मैंने अपने आप को कमरे में लॉक कर दिया। सुबह मेरे अब्बू आए, उन्होंने बहुत प्यार से ये किया। माई फादर वॉज वन ऑफ द पर्सन एंड माई मामू, कि उन्होंने बहुत अच्छी मिसाल दी। उन्होंने कहा गाय भैंस तो है नहीं कि रस्सी से बांध के वापस भेज देंगे, शी डजंट वांट टू गो बैक, वी विल नॉट फोर्स हर। माई मदर टुक टाइम टू Digest. या एक्चुअली फिर उनके सामने बहुत सारी चीज़ें होती गई। बहुत लंबा पीरियड था डिवोर्स का। कितने अरसे में आपकी डिवोर्स फाइनलाइज हुई? आई थिंक 2003 में हुई थी। इतने लंबे अरसे के बाद? प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी के बाद 2001 में मेरी शादी हुई थी। 2002 में किंजा पैदा हुई। उसके पैदा होने के बाद
और I think उस पूरे 2002 दौरान है ना। इन्होंने कांटेक्ट किया था आपको? तो वो उनका बस वही कंटेंट था, आपको भेज दे। मेरे वो कहते कैसे भेज दो, आके देखो तो सही, बिकॉज आई लॉस्ट माई मेमोरी, आई लॉस्ट माई मतलब एवरीथिंग, पॉस्चर, एवरीथिंग आई कुड, मुझे ये तक नहीं पता था कि आई एम प्रेग्नेंट। आई यूज्ड टू आस्क माई मॉम व्हाई एम आई गेटिंग फैट। माय गॉड। हाँ, आई वाज दैट, मुझे Numb, मेंटल टॉर्चर that इतना। numb. हाँ, तो फिर Oh my उसके God. बाद ये अच्छा, वो ये था कि एक फेज आता था कि आप थोड़ा आपका ये मतलब मेंटल, आप बहुत उसमें डिप्रेशन में, आप सब कुछ भूल गए हो। फिर एक फेज आता था यूर फाइन। फिर वो तो वो आपके जो अराउंड लोग हैं ना, उनको यकीन भी नहीं आता था कि मतलब उनको लगता था शी इज एक्टिंग। और वो ये कहता था कि मैंने तो कुछ नहीं किया। नहीं, वो उसको पता था उसने कुछ किया है। तो अब मुझे इतना याद भी नहीं है, बट ये मुझे याद है उसने कहा था मैं नहीं दूंगा इसको डिवोर्स 10 साल तक ना। तो मैं उसको आगे से कहती थी, मैंने कहा था तुमने 10 साल तक तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगे, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे दूसरी शादी करती हो। मर्द शादी के बगैर नहीं रह सकता, औरत तो रह सकती है ना। तो वैसे ही हुआ, फिर हम डिवोर्स हो गई। एंड थैंक्स टू आवर कम्युनिटी कि कोर्ट्स और इसमें नहीं गए। कम्युनिटी का प्रेशर इतना था कि भाई शी डजंट वांट टू लिव विद यू, तो आप इसको डिवोर्स करो। राइट। तो उसमें बहुत सारी वो आ गई कंडीशंस कि मैं यूं करूँगा, जो कि कुछ भी कुछ नहीं होता, सब उससे वक्त की गीदड़ भपकियाँ उसमें होती हैं। सिर्फ एक चीज़ बहुत बुरी हुई उसके लिए कि उसने पेपर्स पे लिखवाया कि आई विल नॉट मेंटेनेंस नहीं दूंगा बच्चे का, ना अभी दूंगा ना आइंदा कभी नादिया मांग सकती है। आई सेड फाइन, वो हो गया। अच्छा है ना, आज उसकी बच्ची पढ़ेगी तो उसको पता चलेगा व्हाट इज। हाँ, सही हाँ, बात है। शी इज लेकिन- स्टडीइंग इन अमेरिका। या शी इज स्टडीइंग इन अमेरिका। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बेहतरीन करे। ये सब हाँ। फजूल की बातें होती हैं, हमें डर लगता है मेरे बच्चों का क्या होगा। बच्चे अच्छे निकल जाते हैं, सब अपने अपने नसीब लिखवा कर बिल्कुल, सब अपने अपने और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको फैमिली सपोर्ट होता है ना, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। Easy हो जाती है। सपोर्ट की हाँ। बात करते हैं। अनम, तुम इनके मुकाबले में काफ़ी थोड़ी छोटी हो। तो मुझे ये बताओ छोटी कि नहीं हूँ। हाँ चलो, इन 2000 में तो शादी नहीं हुई थी ना तुम्हारी? नहीं। तो मुझे ये बताओ कि हाउ लॉन्ग यू हैव बीन रेजिंग योर चाइल्ड अकेले? So I got married in 2013. 2014 में मेरा बेटा हुआ था और 2019 में मैंने खुला ले ली थी। 5 साल का था वो? बिल्कुल, 2014, 5 साल का ऑलमोस्ट। और 2019 से 2024। कितने, 5 साल से तुम अकेले? जी, तो 10 साल का है मेरा बेटा। और अच्छा, यूजुअली जब हम तलाक ले रहे होते हैं या तलाक होती है तो ये वाला ज़रूर सवाल उठता है बच्चा किसके साथ रहेगा। तुम्हारे केस में वाला इशू था, इन्होंने कहा चलो जान छूटी? मेरे केस में बहुत सारे टर्न्स आए थे और उसमें हुआ ये था कि सबसे पहले तो यही हुआ था कि बेटे को उन्होंने ले लिया था, क्योंकि जो एक जनरल एक जो कॉन्सेप्शन है कि बेटा तो बाप का होता है। हाँ। और वो बेटा अनलेस अगर वो मदर फीड पर है बच्चा तो माँ के साथ जाता है। वो अल्टीमेटली माँ के पास ही जाएगा। लेकिन क्योंकि औसजा 4 साल का था, 4 साल 4.5, तो उन्होंने उसको रख लिया था। और इतना एक तरीके से उन्होंने मुझे इस तरह टॉर्चर किया था उस फेज़ में कि मैं अपने बेटे से तकरीबन 6 महीने दूर रही थी और मैं सिर्फ उससे 1 हफ्ते में मिला करती थी, वो भी अपनी बहन के घर पे जाके 1 घंटा 2 घंटा। तो हाउ वाज ही होल्डिंग अप, या किस तरह बच्चा मैनेज कर रहा था? क्योंकि बच्चे तो माँ के बिल्कुल साथ चिपके हुए मुझे नहीं पता, वो बच्चा शुरू से, क्योंकि अपनी ददियाल में मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती थी ससुराल में, तो वो अटैच तो था बहुत ज़्यादा अपने दादा तो was दादी he अपनी। missing you? आई डोंट नो, बिकॉज अपेरेंटली You were missing him, of course. ऑफ कोर्स मेरे तो कितने रोने के फेजेस मैंने देखे हैं और पता नहीं क्या क्या फेजेस देखे हैं। लाइक लिटरली मैं पूरी दुनिया से लड़ गई थी कि मुझे बच्चा चाहिए। और उस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अगेंस्ट वही लोग थे जो कि उस बच्चे को मुझसे छीनना चाह रहे थे, जो कि उसको ओन करना चाह रहे थे, कि माँ से दूर करके वो ये शायद समझ रहे थे कि हम इसको पाल लेंगे। लेकिन बच्चा तो ऑब्वियसली बच्चा है, तो अट्रैक्ट तो वो अपनी असल माँ से ही होगा ना। तो इवेंचुअली फिर हुआ ये कि वो ये मावश कि जब हम दुनिया से लड़ने का ठान लेते हैं और फिर अल्लाह से जब कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मुझे जो सारी मदद मिली है वो बस उस खुदा ने और मेरी जो फैमिली थी, मेरे पेरेंट्स,
मेरी अम्मी क्योंकि अगेंस्ट थी मेरे इस डिसीजन के, क्योंकि माँ नहीं चाहती बेटियों के घर टूटे ना। और दूसरी बात ये कि उनका सगा भांजा था। ओह, तो अपनी खाला के घर की जी शादी हो गया। जी। राइट। तो वो वाली जो एक थी ना, एक जो चैलेंज था मेरे लिए, उनको ये समझाना कि मेरी अब बस हो चुकी है। तब शादी के 5 साल हो चुके थे, और हर दफा अम्मी यही करती थी कि नहीं सब सही हो जाएगा और तुम्हें अच्छा, शादी को 5 साल हो, 50 हो, के 2 महीने हो, आपको Doesn't पता matter. चल जाता है बिल्कुल पता चल जाता है कि ये मैं नहीं रह सकती मावश। यहाँ मुझे पर। 9 महीने में पता चल गया था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई चाइल्ड, और मैंने छोटी-छोटी उसी बातों वक्त से पता अपने चल हस्बैंड जाता को, एक्स हस्बैंड को कम्युनिकेट कर दिया था कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्कआउट। तो was he wise enough या he always thought कि तुम उस वक्त उन्होंने कह दिया था कि ठीक है अभी ये हो जाए, फिर उसके देखते बाद हैं क्या देखते होता हैं। लेकिन उसके बाद देखते रहे, और फिर उसकी बर्थडे भी हो गई, फर्स्ट बर्थडे हुई, सेकंड हुई, थर्ड हुई, लेकिन जो हालात थे वो फिर ऐसे Worse होने ही लगे होते थे गए। कि वो फिर मेरी बस होने लगी थी। हाँ। तो एक पॉइंट ये आया था कि जब मैंने ये डिमांड की कि मुझे अब खुला लेनी है, तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं दूंगा, और तुम्हें अगर लेनी है तो तुम ले लो खुला। तो फिर मैंने ऑब्वियसली हमारे यहाँ, क्योंकि मैं शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो हमारे यहाँ पहले जो हमारे जो आलिम दीन होते हैं उनसे हम उनके पास हम जाते हैं। तो वो कम्युनिटी सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पर जाके पहले ये मसले वहाँ पे जाके रजिस्टर होते हैं। तो वो फिर 2 आलिम बैठते हैं, एक लड़की की साइड से, एक लड़के की साइड से। वो कोशिश पहले ये करते हैं कि मामला सुलह हो जाए। पैचअप हो जाए। That's usual. लेकिन पैचअप तो मुझे करना ही नहीं था। मैं तो वही माइंड बनाई हुई थी कि भाई अब और बस हो एक चुकी है। औरत, जैसे अभी पिछले दिनों किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जी वो मर्द की तरफ का केस लड़ रहे थे, तो मुझे कहने लगे कि मिस माविश, वो जो खातून है ना वो तो रहना ही नहीं चाहती, हालांकि जज समझा रहे थे। मैंने कहा आप ये अंडरस्टैंड करें, जब जज तक कोई आके लड़की खड़ी हो गई है, वो बहुत साल पहले फैसला कर बिल्कुल। चुकी है मुझे इस रिश्ते में नहीं सोच रहना। चुकी है, हाँ, सोच क्योंकि के वो फैसला उसको पहले तो अपनी एक बैटल होती है ना कि क्या मैं निकलूंगी कैसे, क्या मैं रह सकती हूँ नहीं रह सकती। आप अपना 100% दे चुके हो, वो तो एक तब जाके आप एक खुला बहुत के लिए मुहावरा पहुंचते हैं। मैंने अपनी लाइफ में सुना, एक तरफ खाई है तो एक तरफ कुआं है, तो चूज कर लो किस में घुसना है। तो यस, लाइफ इज नॉट इजी, बट बिल्कुल। मेंटल पीस। वो एक और बात भी है ना कि चूज योर रिग्रेट्स, Yeah. कि बड़ी रिग्रेट क्या है और छोटी रिग्रेट क्या है। हाँ। तो फिर क्या, अच्छा आप कह रहे हो कि आपको 6 महीने तक बच्चा नहीं। फिर जी, तो ये हुआ था कि उन मौलानाओं ने ये डिसाइड किया कि आप बच्चे के साथ तो आप नहीं रह सकती, बच्चा तो बाप के साथ ही रहेगा, और आप बस इस तरह 15-15 दिन में मिला करेंगी उनसे। तो मैंने तो वहाँ पर, अब मुझे होता है कि मैंने शायद उनसे भी, बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि ये चल क्या रहा है, ये सोसाइटी में हो क्या रहा है कि मैं अगर एक डिसीजन जो मेरा हक मुझे मेरे दीन ने दिया है, शरीयत ने दिया है मुझे, और ये मौलाना या आलिम दीन होकर कह रहे हैं कि इट्स ओके, बाप के पास रहेगा, आप बस 15-15 दिन में किसी इमाम बारगाह में मिलने जाके, पार्क में मिलने जाके। मेल ड्रिवन डिसीजंस है तो ना। मैंने तो उन मौलानाओं से भी मैं लड़ गई थी, बाद में मुझे ही बैकलैश मिला कि आप तो बहुत बदतमीज हैं, हम आपसे बात ही नहीं कर रहे। अब मैं कहती हूँ कि आई एम सॉरी, आप बदतमीज थे कि आप औरत को वो हुकूक ही देना ही नहीं चाह रहे थे कि जो मुझे मेरे खुदा ने, खुदा की किताब ने और शरीयत ने दिया हुआ था। Absolutely. इवेंचुअली फिर हुआ ये कि मैं फिर रहने लगी, बच्चे को मैं मिलने जाती थी, बेटे को वो आता था मिलने मेरी बहन के घर। वो बहुत बुरा फेज था वो 2019 मेरी जिंदगी का। 2018 मोस्ट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्या मावश, आई वाज शैटर्ड टू द कोर। मतलब not मेरी जो easy. पर्सनालिटी थी, मैं सब कुछ कर रही थी बट आई वाज नॉट मी। मैं बेटे से मिलने जाती थी, अपने पेरेंट्स के साथ जाती थी, अपनी बहन के घर जाती थी, मैं सब कुछ कर रही थी। मैं उस टाइम में भी आपसे भी मैं मिला करती थी, लेकिन हमारी उसी जमाने में उसी जमाने में एग्जैक्टली हम मिले थे। फिर हुआ ये कि ये सब चलता रहा। फिर मैंने कोर्ट में कस्टडी का केस कर दिया 2019 में, और 2018 में समझे कि मैं सेपरेट हो चुकी थी, मैं अपने पेरेंट्स के घर आ गई थी। और बेटा इसी तरह ऑल्टरनेट मुझसे मिलता था, कभी 15 दिन में आ गया, कभी कोई इवेंट हुआ तो मैंने बुला लिया। फिर when did you win the custody? सो कस्टडी मुझे 2019 में ही, अब आई एम नॉट श्योर मैंने 2018 में केस किया था या 2019 में, मुझे 2019 में ही कस्टडी मिल गई थी। और वो इस तरह मिली थी कि मैंने एक मन्नत मानी हुई थी छोटी सी कि मुझे बेटे की कस्टडी मिल जाएगी तो मैं करबला जाऊंगी, और वहाँ जाकर करबला में इसलिए जा रही थी कि मैं बेटे को मांग कर आऊंगी कि मौला बस अब दे दें, आप ही देंगे। तो वो मैं जा रही थी, और यहाँ पे पीछे केस चल रहा था, और इसी केस के बीच में जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे उनकी डेथ हो गई। और And मैं, he must be young. he was 34 My God. only. Then
तो मैंने उनकी तदफीन में शरीक हुई, मेरी पूरी फैमिली शरीक हुई। तो हमारा जो कट ऑफ हुआ था अपनी खाला के घर से, वो सारा कट ऑफ खत्म हुआ। मैंने ही अपनी अम्मी से कहा तुम पे कि तरस आ गया? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो यार, मुझे तो अब करबला जाना है। मेरी फैमिली ने फिर ये कहा कि अनम अब बिल्कुल हालात चेंज हो गए, अब तुम नहीं जाओ। तो मैंने अब कहा करबला की टिकट बचा लो, मैंने बच्चा कहा मुझे मिल रहा तो है। जाना है भाई, मैं तो उनसे मांगने जा रही हूँ, देखते हैं अल्लाह मालिक है। मैं चली गई। जब मैं वापस आई तो एक मेरी हेयरिंग थी, उसमें मुझे जज इत्तेफाक से, वो भी एक खातून ही थी, तो उन्होंने मुझे थोड़ा डांटा भी कि आप तो घूम रही हैं यहाँ पे, आपका केस ना चल रहा घूम है। नहीं रही, मन्नत तो मन्नत अब उनको मैं मांगने क्या जा रही बताती, हूँ। क्योंकि मेरे लिए वो कोर्ट जाना भी वो मेरी जिंदगी करबला का से एक कम नहीं था। पहला एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। आई नो। तो वो फिर उन्हें खैर थोड़ा बहुत मुझे डांटा। तो उस वक्त फिर आपको जाके कस्टडी में उस वक्त फिर जो मेरे एक्स हस्बैंड थे, उन्होंने विड्रॉ कर दिया वो केस। अरे वाह। उन्होंने कहा कि ले लो भाई, बहुत ले लो। तंग करता है, रातों को जागता है। नहीं, आदमी कहते हैं कि जैसे बेगमत को आदमियों ने झेलावा इसीलिए होता है कि वो बच्चे पाल रही होती है, और औरतों ने मियाँ को झेलावा इसलिए होता है कि वो फीसें पे कर रहा होता है। तो वैसे भी ये एडेड सब बच्चों के इर्द गिर्द रिस्पांसिबिलिटी रिश्ते। किसी को नहीं चाहिए होती है। हाँ। अगली शादी करेगा तो उसमें वो भी उसके hindrance दूसरे की होती वजह से है। बचे। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, और ब्रेक के बाद हम ये जानेंगे कि बच्चे तो दोनों ने किसी तरह अपने पास रोक लिए, लेकिन उसके बाद क्या चैलेंजेस हुए और चैलेंजेस को कैसे आज तक ये निमट रही हैं। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपने अभी जाना कि किस मुश्किल से दोनों ख़वातीन ने ना सिर्फ टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकली, बल्कि अपने बच्चों को भी अपने पास रखा। हर तरह का चैलेंज होता है, क्योंकि सोसाइटी भी जानती है कि औरत कुट रही है इस रिलेशनशिप में, ख़ुद भी मर्द भी जानता है कि मैंने इस औरत को खुश नहीं रखा, मगर हम बस सरेंडर नहीं करते, ना अपनी ईगो को, ना हम उस शख्स को जिसको हमने किसी तरह हथिया लिया है हम उसको भी जाने नहीं देना चाह रहे होते। बहरहाल, अच्छा जी नादिया, अब आपने बच्ची आपकी पैदा हो गई, डिवोर्स फाइनल हो गई फाइनली। अच्छा, उन्होंने दूसरी शादी कर ली? बिल्कुल विद इन 6 ऑफ कोर्स। खवातीन एज आई सेड कि मर्द नहीं रह सकता बगैर शादी के। तो मुझे बताएं कि इतने पहले, जब इतने अरसे पहले, उस वक्त तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उस वक्त तो भाई मुझे याद है काफ़ी साल पहले की बात है, ऐसे कोई 2000s की अर्ली, कि हमारी फैमिली में एक डिवोर्स हुई, तो बड़ा सुनने में आता था कि ये जद्दी पुश्तों में पहले ही डिवोर्स है। मतलब बड़े कारनामे हो रहे थे पहले। उस जमाने में तो मंगनी तोड़ना बहुत मायूब समझा जाता मेरी था। टूटी थी मंगनी। वन ऑफ द रीजन मेरी मंगनी 5 साल में भी ना टूट सकी। मेरी एक मंगनी टूटी थी 2 साल में, तो इतनी बातें बनी थी कि मैं सोची अब तो लोग ऐसे रिश्ते करते हैं, तोड़ते हैं। पहले बातें बन रही है ना कि ये कुछ लड़की में होगा। बात होती थी ना, मंगनी कैसे टूट सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। दैट वाज वन ऑफ द रीजन। अच्छा, बताना पड़ता था जब नया कोई रिश्ता आए, तो ये बात के ऊपर टैबू लग गया है, स्टिग्मा, कि ये इसकी मंगनी टूटी है। इट्स डिफिकल्ट या, लेकिन ये है कि व्हाट वर द चैलेंजेस इन ओल्डन टाइम्स? क्या चैलेंजेस होते थे? मुझे तो ओल्डन टाइम में सबसे बड़ा जो चैलेंज मैंने फेस किया था, वो अपनी बेटी के पैदा होने के बाद बेफॉर्म बनाना। अच्छा। तो सिंस एज आई सेड कि मेरी शादी तो 2 महीने रही थी, तो ऑफ कोर्स NIC वगैरह कुछ भी चेंज तो नहीं हुआ था मेरे नाम से, उसके नाम पे, या जो हमारा एक है ना कि फ़ौरन से शादी हुई और हस्बैंड के नाम पे हो जाए, हालांकि इट्स नॉट नेसेसरी। तो वो नहीं हुआ था। तो व्हेन आई वेंट टू नादरा ऑफिस फॉर द वो, तो उन्होंने कहा कि आपकी तो शनाख्ती कार्ड में है ही नहीं कि आप है ना शादीशुदा हैं या ये हैं, तो आप ऐसा करें पहले उसके नाम का बनाएं, फिर है ना कैंसिल कराएं, फिर ये होगा। तो मैंने कहा क्या मतलब है, मतलब आई एम डिवोर्स्ड, मैं उससे डिवोर्स ले चुकी हूँ, अब मैं क्यों उसके नाम का बनाऊँगी। खैर वो चैलेंज एक था, उसको क्या। उसके बाद छोटे छोटे चैलेंजेस रोज़ाना स्कूल्स के एडमिशन में। देयर वर, ऑल्दो मेरी बेटी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ी, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स, लेकिन उसके अलावा उससे बेहतर या उस तरह का जो स्कूल था, उसमें एक इंटरव्यू में मुझे ये भी कहा गया कि वी डोंट प्रेफर सिंगल पेरेंट्स, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। क्या सिक्योरिटी कि वो आ जाए? हाँ, वो आ जाएंगे, जिसके पास है वो अगला आ जाएगा, ये होता है, तो वो अननेसेसरी बहुत इश्यूज होते हैं, तो वी डोंट प्रेफर दैम। तो ये चीज़ भी थी। बट अगेन इस तरह के छोटे छोटे बहुत चैलेंजेस, बातें अलग होंगी, बातें तो यू नो आई स्टिल रिमेम्बर जब शुरू में मेरी डिवोर्स हुई और मैं कहीं जाती भी थी, तो लोग इस तरह देखते थे कि जैसे मतलब समथिंग यू नो, जैसे जिराफ आ गया। हाँ बिल्कुल, ये ऐसे होता था। और फिर वो एक टैग भी तो लग दिया जाता है ना कि व्हेन यू नो, व्हेन यू आर अवेयर कि भाई आपके ये राइट्स हैं, ये नहीं है,
तो उस ज़माने में तो ये भी टैग लग गया, देखा आज़ाद है, इसको ज़्यादा पढ़ाया ही क्यों। आज़ाद का एक टैबू जो एक टैग है ना पे कि ये आज़ाद लड़की है। फिर ऑफ कोर्स एज आई सेड कि मैं मेंटल इश्यूज मेरे बहुत हो गए थे, मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा उस पर असर हुआ था। इस वक्त यू हैड योर डॉटर, हाँ, मगर मेंटल हेल्थ काफ़ी अरसे तक खराब हाँ रही। हाँ, मेरी मेंटल हेल्थ काफ़ी अरसे तक तो खराब डिड यू रही। गो फॉर थेरेपी? यस, थेरेपीज भी हुई, सब कुछ हुआ, इलाज हुआ प्रॉपर? इलाज हुआ तो व्हाट वर यू proper। डायग्नोज्ड विद? क्रॉनिक डिप्रेशन? यस, क्रॉनिक डिप्रेशन। उसके अलावा ऐसे था कि पैनिक अटैक्स मुझे बहुत होते थे। इनफैक्ट वन ऑफ द डॉक्टर उन्होंने कहा कि शी इज़ नॉट, मतलब वो स्टेट पे नहीं है कि वो बेबी पैदा करे और उसको फिर, तो उन्होंने मुझे लीगल वो अबॉर्शन का भी वो दिया। बट इट्स जस्ट दैट कि उस वक्त तक मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट हो गई थी और मैं खुद ही नहीं जा वाज इट अ सकी। नॉर्मल डिलीवरी? नो, इट वाज अ वैक्यूम। She was a vacuum delivery at first. तो फिर तो पोस्टमार्टम का तो अलग डिप्रेशन होता है, तो डिड इट ऐड टू द एंजाइटी? ऑफ कोर्स इतनी एंजाइटी थी, और उस ज़माने में ना मेंटल हेल्थ को कोई हाँ, ऐसा वो गिरदानते भी ही नहीं, नहीं उनको थे। लगता था एक्टिंग। मैंने कहा ना मेरा एक फेज़ होता था, मुझे जब पैनिक अटैक होता था तो मैं 3-4 दिन तक बहुत, और एकदम से आपके अंदर कुछ आ जाए, आप सबसे नाराज़, सबसे गुस्से में, बहुत ज़्यादा आप वो हो जाते हो, वायलेंट भी हो जाते हो, मतलब मार रहे हो, कर रहे हो। बिकॉज़ मेरे केस में ये था कि एज आई सेड कि मुझे पता था कि ही वॉज द रॉन्ग पर्सन, तो देर इट वॉज अ जॉइंट डिसीजन ऑफ अ फैमिली के नहीं सरी होनी है। तो मेरा गुस्सा उस पे था कि आप लोग की वजह से, अरेंज आप लोग मैरिज की थी ना, इट वजह, वाजंट अ लव arranged मैरिज के marriage। आपने अपनी खुद ही बेवकूफ़ी की हो। तो मेरे It पास was- ये तो बहुत अरसे बाद जाके ये समझ आया कि दिस वाज इन द कार्ड्स। लेकिन उस वक्त ये I चीज़, know. आई वाज वन ऑफ, मैं वो दुल्हन थी जो स्टेज पे बेहोश भी हो गई थी, इतना मुझे स्टेज पे भी टॉर्चर किया गया। वो बकबक स्टेज पे भी जा रही थी? हाँ माय गॉड। हाँ, आई वाज वन ऑफ दूसरी द, बेगम ने उन जिंदा है दूसरी बेगम उनकी? हाँ हाँ सही है, मुझे नहीं पता हाँ, क्या है लेकिन है। बिकॉज आई पर्सनली नो अ फैमिली, इसी तरह का केस था। उन खातून ने तो 18 साल लगाए निकलते निकलते, व्हेन शी गॉट आउट तो 6 महीने 3 महीने में उन साहब की दोबारा शादी हो गई। रिसेंटली अभी 2 साल बाद ही वो खातून भी छोड़ के भाग गई उनको। हाँ, और होता है मैं लोगों because- से यही कहती हूँ कि ऐसे मर्दों को पहले रिहैब में डालना चाहिए, इनकी थेरेपी करानी चाहिए ताकि दूसरी औरतों की जिंदगी बर्बाद ना करें। एग्जैक्टली और उसमें हमारे यहाँ होता क्या है कॉन्सेप्ट ना ही नहीं है। कि आपके यहाँ ना ये भी बहुत एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है, एंड नॉट दैट कि आई एम प्रोमोटिंग डिवोर्सेस और वो, जस्ट दैट कि वो अब बड़े मज़े से सब कहते हैं कि हम जुड़वाने में तो साथ हैं, हम तुरवाने में साथ नहीं होंगे। तो मुझे भी बहुत सारे लोग आके कहते थे कि सिंस यू आर प्रेग्नेंट, तुम अपने बच्चे के खाते, तो मैं उनको हमेशा ये कहती थी मैं इसी बच्चे की खातिर अलहदा हो रही हूँ। बिकॉज अगर आज मैं उसके साथ होती तो आई डोंट नो मेरी बच्ची क्या कर रही होती है, मैं क्या। बच्चों की मेंटल हेल्थ बहुत खराब होती है। बिल्कुल। एंड देन अगेन देयर वाज अनदर वन वेरी गुड पॉइंट आई यूज्ड टू से, अब मैं सोचती हूँ तो मुझे हंसी भी आती है। मैं उनको कहती हूँ कि आज तो एक बच्ची है, तो आज तो मैं अपने पेरेंट्स को भी सही लगूंगी, मेरे फैमिली को कल भी। को 4 बच्चे होंगे तो फिर 5 लोगों को पालने के लिए भी तो बहुत मसला होगा, यू नो। आई और यूज्ड जैसे टू, जैसे मुझे बच्चे हंसी ज्यादा आती है इन होते बातों जाते पे। हैं, औरतों का डिसीजन बेचारियों का कमजोर होता जाता है। सोचते हैं भैया 5 की फौज लेके जाऊंगी कहाँ? हाँ, दैट इज वन ऑफ द रीजन होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत अल्लाह का सपोर्टिव शुक्र, थी। एक बच्ची थी ना। हाँ, एक 5 नहीं- 6 लेके जाते। नहीं, मुझे लगता है इतना टाइम होना भी नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टिल टुडे माय फादर एवरीथिंग। एंड देन आफ्टर द डिवोर्स, उस वक्त तक तो मेरी अम्मी जब उन्होंने देख लिया कि यू नो दिस इज़ द राइट डिसीजन, क्योंकि मेरे आने के बाद, डिवोर्स मेरी बच्ची के पैदा होने के बाद हुई थी, तो वो जो पीरियड था ना, उसमें मेरी अम्मी ने देखा कि उधर से क्या हो रहा है, तो फिर मेरी अम्मी भी रियलाइज़ कर गई थी। और उसके बाद की जर्नी है ना, दैट्स अनदर स्टोरी के, मतलब वो आपको मैं बताऊं, फिर वो मदर डॉटर का जो रिलेशनशिप था ना, शी वॉज यू नो, हम लोग ने इतना डेवलप किया अपना रिलेशनशिप कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। तो अब जब मेरी अम्मी का अचानक से इंतकाल हुआ 2 साल बाद कोविड में, तो वो भी मेरे लिए एक बहुत ऑफ कोर्स। अच्छा अनम, तुम बताओ, तुम रिलेटिवली थोड़ी यंगर हो इनसे, तो तुम्हें जैसे ये जो बता रही हैं कि बेफॉर्म में भी मसला, बच्चों के एडमिशन में मसला, आई थिंक आजकल उस तरह के चैलेंजेस नहीं है, लेकिन ज़बानें उसी तरह की हैं, बातें वैसे ही होती हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस? So
सबसे पहला चैलेंज ये था कि जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई एम गोइंग टू टेक खुला, तो मेरे जो एक्स हस्बैंड ने सबसे पहला जो उन्होंने स्टेप लिया था वो ये लिया था कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने एक फोल्डर मेंटेन किया हुआ था, अपने कब्जे में ले लिया? बिल्कुल। तो उसमें मेरे पासपोर्ट, मेरा बेटे का पासपोर्ट, उसका सारा बी फॉर्म, एवरीथिंग, जो कि सारा मैंने ही जिसको मेंटेन किया हुआ था, वो सब उन्होंने अपने पास रख लिया। और फिर जब ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ कि हम अब मौलाना के पास, और वो सारा जब मैं करने लगी तो वो सब उनके पास था। फिर जब मैं इराक जाने लगी तो मुझे ऑब्वियसली उसका पासपोर्ट चाहिए था। हाँ। तो बहुत मुश्किल से मुझे वो पासपोर्ट मिला पहली दफ़ा जाने में। और पहली दफ़ा तो मैं क्योंकि अकेले ही गई थी, बेटा तो उस वक्त घर पर ही था अपने दादा के, तो उस वक्त तो मेरे पास नहीं था कोई भी डॉक्यूमेंट। लेकिन फिर जब प्रॉपरली जब सारा कुछ खुला हो गई, मेरे पास कस्टडी भी आ गई, उसके बाद भी जब मैं फिर बेटे को, अच्छा हुआ ये था कि मैंने 2019 में तो मैं अकेले गई थी उसको मांगने के लिए, 2020 कोविड आ गया, 21 में फिर मैं बेटे को लेकर गई, क्योंकि मैं ये नियत करके आई थी कि अब बेटे को लेकर जी अब मैं बेटे को लेकर जाऊंगी। तो 21 में फिर मैं दोबारा से करबला गई और बेटे को लेकर जाना था, तो फिर एक दोबारा से एक मेरे लिए चैलेंज था कि अब मुझे पासपोर्ट तो लेना कैसे है। मिला? वो फिर बात की कि मतलब भाई बात करके मिला या थ्रू कोर्ट मिला? नहीं थ्रू कोर्ट नहीं। वो फिर अच्छा हुआ ये था कि क्योंकि मेरी फैमिली थी और मेरी जो इन लॉज से, तो फिर थोड़ा सा पाँव पकड़ लिया कि प्लीज दे देना। नहीं पाँव पकड़ने की तो ऐसी थे ही ना एटीट्यूड। मैंने किया ये क्या, और ये मेरे बहुत एक ऑनेस्ट अप्रोच थी। मैंने अपनी अम्मी को कह दिया था कि देखिए मेरा डिसीजन अपनी शादी को ख़त्म करने का मेरा डिसीजन है, आपकी वो सगी बहन है, आप अपने उनसे ताल्लुकात ख़त्म नहीं कीजिएगा। मेरे लिए वो मेरी खाला रहेंगी लेकिन अब सास नहीं रहेंगी। इसी तरह मेरे बच्चे के वो दादा दादी फुफिया बाप रहेगा, मेरा कुछ नहीं रहेगा। या मेरा जो खाला वाला रिश्ता है वो फिर से वापस आ जाएगा, लेकिन अब आप और मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखिएगा और आप अपने उनसे ताल्लुकात खराब नहीं कीजिएगा। यही नेचुरली होते हैं ना। आज तक मेरी अम्मी मेरी खाला से बातचीत करती हैं, उनकी सब बातचीत होती है, उसके वालिद आते हैं बेटे के, उसको लेने आते हैं, वो बच्चा समर वेकेशन वहाँ गुजारता है, मैं कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करती, इसलिए कि ना मेरा पॉइंट बनता है। हाँ, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स वाली बात है उसमें मुझे चैलेंज फेस हुआ था पासपोर्ट के उसमें। उसके बाद फिर बी फॉर्म, क्योंकि उन्हीं के पास थे सारे डॉक्यूमेंट्स, तो वो ऑलरेडी बन चुका था। निकाहनामा भी मेरा ओरिजिनल उन्हीं के पास था। तो ये अभी मुझे बात करते हुए याद आया। तुमने कराई होगी यूसी में, तो उस वक्त तो सब चीजें जमा करानी होती हैं। जब मुझे ये चीजें चाहिए थी तो निकाहनामा क्योंकि उनके पास था, तो सबसे पहले तो मैं निकाहनामा ढूंढने लगी कि अब कैसे लूं। और उस वक्त तो हमारा कट ऑफ हुआ था, तो बिल्कुल कोई सीन ही नहीं था कि मैं बात करूं। तो इत्तेफाक से जो निकाह को रजिस्टर किया था यूसी में, जो करवाया था, वो मेरे मरहूम ताया ने करवाया था। तो वहां से निकलवा ली कॉपी? उधर से मैंने निकलवा ली कॉपी। और वो फिर तो ये बताओ कि डॉक्यूमेंट्स के अलावा इन जनरल स्कूल एडमिशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी? एडमिशन उसका हो चुका था जब मैं शादी में थी, उसी वक्त उसका बेटे का, क्योंकि उस वक्त वो 3 साल का हो चुका था, तो उस वक्त मैंने उसको एडमिशन करा दिया था। और उसी बीच में सारा कुछ हालात। बाकी क्या ये वाले चैलेंजेस भी तो होते हैं कि व्हेन यू वर्किंग, तो पीछे बच्चा कौन मैनेज करेगा? यू हैव योर फैमिली फॉर दैट। आई डू। मेरे पेरेंट्स हैं, अम्मी है और अम्मी ही हैं, तो ज़्यादा उसका वही ख्याल रखती हैं। और अब तो माशाल्लाह ही इज 10, तो अब उसकी एक अपनी लाइफ है और वो Has it affected him in any way? yes. वो वाला टाइम जबकि ये सब कुछ चल रहा था, सेपरेशन का और खुला एंड एवरीथिंग, बच्चे को तो कुछ भी नहीं पता था क्या हो रहा है, बट बच्चा जो है वो खिंच रहा था। एक ऐसा वक्त भी आया था महावज कि जब मेरे बेटे को मेरे घर से छीन कर लेकर गए थे। अरे रो रहा था? ये परेशान था? वो बच्चा रो रहा था, ऑब्वियसली बच्चा है वो तो रोएगा ना। वो देख रहा था कि चीखों पुकार मच रही है, मैं उसको लेने आई हूँ और मेरे ससुराल वाले गाड़ी में से खींच रहे हैं, मेरे हाथ से मेरे बच्चे को खींच रहे हैं, और मैं सिर्फ चीखे जा रही थी और मैं सिर्फ शोर ही कर रही थी। तो जब उस बच्चे ने सारा कुछ देखा था, तो वो बच्चा इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था महावश कि वो बच्चा ऊंची आवाजों से डरने लगा था। आज तक मेरे बेटे को घर में कोई ऊंची आवाज से डांटता नहीं है, इसलिए कि मैंने सबको समझाया है ना कि वो डरता है। क्योंकि जब मैं उसको एक्सपेक्ट कर रही थी, तो उसी वक्त ये सारे झगड़े और सब कुछ शुरू हो चुका था। वो अंदर भी था लेकिन वो सुन रहा था ना। ये मेंटल हेल्थ इश्यूज तो डेवलप हो जाते हैं। आप चाहे लाख कहें कि नहीं बच्चा है,
बच्चों की ही वो बच्चा आज तक डेवलपमेंटल अंधेरे से डरता है मावश, वो ऊंची आवाजों से डरता है, उसको हल्का सा कोई ऊंची आवाज में डांट देना वो सहम जाता है। और तुम ये सोचो कि सच चिल्ड्रन जिन्होंने बच्चों ने ट्रॉमा देखा होता है, ये बड़े होकर अपने डिसीजन मेकिंग में कितने वीक होते हैं क्योंकि डरते हैं, ये पीपल प्लीजर होते हैं, ये लड़ते नहीं हैं, ये बुली हो जाते हैं आसानी से। उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर हो चुका था। और फिर मैंने ये किया कि जब वो मेरे पास आ गया तो फिर मैंने अपना तो जो कुछ हो गया था कबाड़ा वो हो गया था, लेकिन मैंने फिर उस बच्चे की उसकी वेलबींग, उसकी वेलबींग थी, उसकी जो पर्सनैलिटी मैं देख रही थी कि कितना वो, क्योंकि आपको पता है कि मेरा कॉन्फिडेंस शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ शुरू से, बचपन से। मुझे ये होता कि यार ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, मुझे ऐसा नहीं करना। लाइक मुझे अपने बेटे को दुनिया को फेस करवाना है। और प्लस लड़का है ना, लड़का ना भी हो मावश, लड़की भी होती तो मैं उसको ऐसी लड़की बनाती। चलो होती है, हम कहते हैं हाँ हमें शरीफ लड़कियां अच्छी लगती हैं, लेकिन ये लड़का जो मैन ऑफ द हाउस हो, आई थिंक आजकल के ज़माने में तो लड़का हो या लड़की मैन है ये घर का, confidence is the और key वो नहीं। इसकी हालत खराब हो रही है हर एक से, तो और हमें ट्रॉमा हो जाता है ऐसे बच्चे देख मैंने के। इसको कहा भाई तुम्हें, उसको हर चीज में मैंने आगे किया। वो इतना ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस शैटर हुआ था कि वो पार्टिसिपेट नहीं करता था एक्स्ट्रा करिकुलर में स्कूल में। वो जब स्कूल इसने ज्वाइन किया था तभी वो बाहर क्लास में बैठा रहता था और वो अंदर क्लास में नहीं जाता था। आज वो बच्चा, उसके 2-3 स्कूल इस पूरे फेज में चेंज हुए हैं। 2-3 साल में, क्योंकि हमने घर शिफ्ट किए हैं। और वो बच्चा, अल्लाह का शुक्र, मैं वही आपसे बात कह रही हूँ कि मैं इसमें मेरा जितना क्रेडिट है उससे ज्यादा उस खुदा का और मेरे घर वालों की सपोर्ट है कि आज वो बच्चा, ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट माशाल्लाह। और उसके, हाँ मुझे पता है कि वो आर्ट्स उसको नहीं पसंद तो मैं उसको नहीं करती, लेकिन ही इज वेरी मच इनटू फुटबॉल, क्रिकेट उसको कोई बहुत कमी पसंद है। नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नादिया, समिंग अप द कॉन्वर्सेशन, आपको क्या लगता है कि सोसाइटी का रवैया क्या होना चाहिए टुवर्ड्स सिंगल मदर्स, जिससे शायद कुछ सपोर्ट मिले? मुझे ये ना एक चीज़ से बहुत प्रॉब्लम है। या तो सोसाइटी उसको बहुत ज़्यादा तरस की निगाह से, मजलूमियत की उससे देखेगी, या उसको बहुत एक्सट्रीम्स हैं, या तो तरस खा लो या तो उस पर टैग लगा दो कि ये आज़ाद है, ये तो ऐसी थी, इसने तो घर नहीं बसाया। सी रिमेंबर, कोई भी लड़की अपना घर खुशी खुशी नहीं तोड़ती, खुशी खुशी नहीं कि आज मेरा मूड तोड़ती। बहुत अच्छा, चलो तलाक ले लेती हूँ। और ना ही मैं चाहूँगी कि आइंदा मेरी बेटी इस तरह से हो। देखिए अगर ऐसा कुछ होता ना तो एक इल फीलिंग्स उनमें डाल सकते थे, उस पर बात कर सकते थे, तुम्हारे अब्बा ने ये किया ये किया। आई डोंट वांट हर टू हेट मैन, बिकॉज it may not be the goal of life, but it is one of the most important thing कि you need a companion, you have to get married। ये है कि अल्लाह ताला से दुआ की जाए कि अल्लाह ताला बेहतरीन साथी दे। लेकिन जो मेरी उसमें था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल बिकॉज ऑफ अल्लाह, कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी मुझे कोई, लेकिन इवन उस सपोर्टिव होने के बाद मेरी अपनी फैमिली ना, लेकिन मुझे बहुत सी तरस की निगाहों से भी देखा गया। अच्छा जब उनको थोड़ी देर बाद पता चला नहीं इस पे तरस तो नहीं खाना चाहिए, तो फिर वो उस पे देखा गया। तो वो प्रॉब्लम्स ज़रूर हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि सिंगल पेरेंट का बच्चा है तो वो है, जैसे इन्होंने अपने बच्चों को उस चीज़ से निकाल दिया ना। तो मुझे लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, वो वक्त से पहले बहुत ज़्यादा सोचना शुरू हो जाते हैं। मतलब आज मेरी बेटी वहाँ से, उसको पता है कि मम्मा ये है, वो आप ये नहीं करे, आप वो नहीं करे। उसके बराबर की लड़कियां इतना नहीं करी होती। मैं अपने आप को भी कहती हूँ, मैंने भी बड़ी पैम्पर्ड लाइफ गुजारी अपने अम्मी अब्बू के साथ। तो मेरी दोस्तें भी मुझे अक्सर कहती हैं कि तुम्हें क्या पता ससुराल में वो तुम्हें तो वो चालाकी नहीं आई, तुम्हें पता ही नहीं है सिचुएशंस कैसे, क्योंकि मैंने एक बड़ी पैम्पर्ड लाइफ आपके लिए अच्छी खासी दर्जगाह होते हैं, बहुत ट्रेन कर देते हैं। यस, तो वो चीज़ मैंने तो नहीं देखी, लेकिन हाँ मेरी बेटी ने बहुत कुछ सीख लिया। मुझे आज लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा है। मैं जिस छोटी छोटी बात पे दिल पे लेके अपसेट हो जाती हूँ, 3 दिन अपने आप को कमरे में बंद अगर कर दूंगी तो कह रहे व्हाई डू यू हैव टू केयर। मतलब वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई है। एंड अगेन आपको, मुझे हमेशा से ये लगता है कि अल्लाह के अलावा आपके जब फैमिली सपोर्टिव हो और बाकी सब चीज़ें हो तो इतना मुश्किल नहीं होता, इतना मुश्किल। तुम्हें क्या लगता है कि सोसाइटी को क्या करने की ज़रूरत है ताकि ख़वातीन एक तो घुट घुट के ना जाएं अपनी गंदी गंदी शादियों में और दूसरा अगर निकल जाएं तो उनको यही खौफ ना हो? क्योंकि पिछले दिनों मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने किसी से शादी कर ली,
3 बच्चों के। तो मैंने पूछा कि क्यों कली मैं जहाँ जिस अपार्टमेंट में रहती थी ना, वहाँ ऊपर से नीचे तक सब लोग मुझे लाइन मारते थे। तो फिर जो रिश्ता आया मैंने फिर कबूल कर लिया। एंड वंस वो रिश्ता हो गया मेरा, मतलब ना हाले को साथ नहीं रहता, उसने भी दूसरी की है शायद, तो कहने लगी बस एक टैग लग गया तो अब सबकी नज़रें जो मेरे पर भाभी वाली हो ये गई। बहुत अनफॉर्चुनेट तो ये अक्सर शादियों से निकल के दूसरी शादी मजबूरी की औरतें करती इसलिए ही हैं करती हैं। जस्ट टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द सोसाइटी। तो व्हाट डू यू सजेस्ट टू पीपल? आई थिंक सबसे पहले तो सिंगल जो मदर्स हैं उनको हैरास करना मेरे ख्याल से बंद कर दिया जाए। और ये सबसे पहले हमारे घरों से स्टार्ट होगी ये चीज़, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो सगे माँ बाप हैं, हमारे जो बहन भाई हैं, खासतौर पे भाई मावश, मैं समझती हूँ कि अब जो ज़माना है ना उसमें मर्दों की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हम अपनी पूरी ज़िंदगी हमने ये सुनते हुए गुजार दी कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम्हारा काम है चेंज होना, 7 लोग चेंज ही होंगे, तुम्हें चेंज होना है। मैं कहती हूँ इन मर्दों को चेंज होने की ज़रूरत है। अब ट्रेनिंग जब शुरू होनी है ना, हमारे भाई, हमारे बाप, हमारे शौहर, हमारे बच्चे, बेटे स्पेशली, लड़कियां हर तरीके से, इन्होंने कहा मेच्योर, इनकी आज बेटी इतनी मेच्योर है कि वो उनको काउंसिल कर रही होती है। तो आज जो जरूरत है वो ये है कि घरों से हमारे ये चीज शुरू हो कि हैरास नहीं किया जाए। उस लड़की ने डिसीजन लिया है तो वो इतनी मेच्योर है कि उसको पता है उसको आगे लाइफ में किधर जाना है, और उसको अपने बेटे की या बेटी की, 1 हो 2 हो 3 हो, औरत मैं समझती हूँ कि 5 बच्चों को भी अकेले पूरी जिंदगी संभाल सकती है। इन्होंने कहा ना नादिया ने कि मर्द नहीं रह सकता औरत के बगैर। अल्लाह ने औरत को वो सलाहियत है, वो पावर दी है कि वो पूरी जिंदगी बगैर मर्द के 2 रोल कर सकती है। वन ऑफ माय फेवरेट लाइन कि औरत जो है ना वो माँ भी बन सकती है, बाप भी बन सकता है। जो बाप है ना वो कभी माँ नहीं बन सकता। औरत में दिया ही नहीं है ना, वो दिया अल्लाह ताला ने इस तरह डिजाइन नहीं किया। मर्द को अल्लाह ने गार्डियन बनाया, कवाम बनाया, प्रोवाइडर बनाया, औरत को नर्चरर बनाया। तो इसीलिए औरत काबिल है कि वो लेकिन आपकी बात अच्छी है कि मर्दों को हम ट्रेन करें कि वो रिस्पेक्ट करें अपने घर की औरतों की भी और बाहर की औरतों की। बिल्कुल। और अगर कोई औरत, अगर मैं हूँ, अगर मुझे पता है कि मेरी फैमिली से मुझे अभी कोई ये प्रेशर नहीं है कि तुम, मुझे ये भी पता है कि हाँ सब सोचते हैं, ऑब्वियसली माँ बाप हैं तो वो उनको है कि भाई हम खुदा ना खास्ता हमारी जिंदगी नहीं रहेगी तो इसका क्या होगा। तो वो आप सोचें जरूर, लेकिन उस लड़की को, उस औरत को अपने पेस पे जिंदगी गुजारने दें। मुझे पता है कि जब मैं या मेरे कैलिबर का मुझे कोई दूसरा लाइफ पार्टनर मैं समझूंगी कि जो मेरे बेटे के लिए भी अलाइंड हो ना, वो अलाइंड हो हम दोनों से। That's very true. मुझे लेबल नहीं लगाना कि मुझे फॉर द सेक ऑफ सेकंड मैरिज मैं कर लूं, क्योंकि मैंने देखा है कि उस बच्चे ने अपने बाप की सेकंड मैरिज अटेंड की है। वो बच्चा देख रहा है कि उसकी एक दूसरी माँ है। लेकिन मुझे ही होता था कि मैं भी अगर दूसरी शादी करके बैठ गई तो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा कि यार ये तो दोनों अम्मा एग्जैक्टली। और बहुत दफा ऐसा होता है कि बच्चे बहुत डर जाते हैं कि कहीं हमारी अम्मी कहीं शादी ना कर ले, बिल्कुल, क्योंकि वो उनको लगता है वाहिद अब पेरेंट बचा है। उनका पास्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हैविंग सेड दैट, मेरी बेटी है, वो मुझे अक्सर कहती है मामा इफ यू वांट टू गेट मैरिड गो अहेड। लेकिन अगेन शुरू में बहुत से रिश्ते भी आते थे, बहुत से लोग भी होते थे। मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि हम आके उनके बच्चे संभाल लें, कोई आके आपके बच्चा एक बच्चा भी पीछे नहीं छोड़ संभाला। दो। तो दैट्स तो अब तो चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन उस ज़माने में ये था। और अगर पेरेंट्स या आपके घर वाले ये सोचते भी हैं कि you know she's alone, she should, तो I don't blame them, of course हर कोई चाहता है वो, लेकिन अगेन प्रेशर नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में आई थिंक आप भी और मैं, हम लोग को ये प्रेशर नहीं आया। हाँ बहुत सारे आए जिस पे कहा गया कि इस पे सोच लो, ना होने वाली थी हो जाती, नहीं होने वाली थी नहीं हो जाती, बहुत सारे रीजंस है। लेकिन जब आप अपने बच्चों को एक तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग करते हैं ना, तो आज जैसे मेरी बेटी है वो मुझे भी कहती है कि इफ यू वांट टू गेट मैरिड प्लीज गो अहेड। मतलब शी इज नाउ मेंटली रेडी, और मेरे ख्याल से 5 साल पहले भी वो रेडी थी। तो इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू, अगर आप अपने आप पे तर्ज करोगे ना तो आप अपने बच्चों को भी वैसे ही करोगे। और दूसरा खवातीन को पता होता है कि ये वाला डिसीजन उन्होंने कब लेना है। और मुझे लगता है सेकंड मैरिज में आप ज्यादा सोच के, क्योंकि आपको पता होता है ना पहली जगह से आपने जूते खाए हुए होते हैं, आपको अब नहीं खाऊंगी। क्योंकि और फिर ये भी अंदर से पता नहीं खवातीन के, मैंने ये भी ऑब्जर्व किया, खवातीन कहती हैं गलत फैसला कर लें, जब 2 तलाकों का लेबल लगेगा ना तो इट विल बी अ बिगर, इट्स बेटर टू स्टे अलोन रादर देन कि आप दोबारा से एक शादी में चले। क्योंकि एक और चीज माविश मैं समझती हूँ कि जो शादी है ना,
ये सिर्फ कुछ नीड्स पूरी होने का नाम नहीं है, ये एक आपकी Commitment पूरी है। जिंदगी की इन्वेस्टमेंट है। आप एक Absolutely. मर्द के साथ अपने इमोशंस, अपना पूरे वजूद आप उससे शेयर करते हैं, तो इतना आसान नहीं, मुझे नहीं समझ आप आता किसी के साथ भी चले कि जाएं। मर्द शादी के 6 महीने बाद या 1 साल बाद कैसे दूसरी बीवी ले मर्दों आते के लिए हैं। इस तरह मैं नहीं तो अपने सोचते अब्बा ना, से ये चीजें यहाँ- पूछने की कोशिश नॉट करती हाउ दे आर डिजाइंड यार। सारी बातें खत्म हो गई। औरतें दे आर डिजाइन डिफरेंटली, आदमी आर डिजाइन डिफरेंटली। तो हम सोच भी नहीं सकते कि व्हाट गोज इन मेन्स हेड, और मर्द नहीं समझ सकते कि हम इतने पेचीदा क्यों होते हैं। थैंक यू सो मच इस पूरी कॉन्वर्सेशन का। अल्लाह ना करे कि ये कॉन्वर्सेशन सुन के किसी ऐसी औरत को हिम्मत मिल जाए जिसकी ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम्स नहीं। सोच अच्छा ये तो बड़े खुश रह रही हैं, इनको तो घर वालों ने सपोर्ट कर लिया। क्योंकि ये डिसीजन भी आप लोगों ने इंतहाई मजबूरी का कदम, इंतहाई मजबूरी का होता है। एक्चुअली, और मैं एक और चीज़ कहूँगी, सॉरी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर किसी के साथ इस तरह हो जाता है तो प्लीज़ डू नॉट थिंक कि आप कोई इन्फीरियर हो। Absolutely. मतलब एवरीथिंग इज फाइन, मतलब सिर्फ आप मिसेस से वापस मिस हो गए हो एंड दैट्स इट। इसमें ना और अब तो आपके मजा बच्चे- जब कहीं कहलाते भी नहीं, हर नहीं। जगह मिस ही लगने लगा, हाँ, चाहे और मैरिड हो आपका चाहे ना नहीं हो। बच्चा किसी चीज से डिप्राइव होगा, कुछ भी उसके नहीं लिए होता। सिर्फ एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं कहना चाहूंगी, जो औरत जो मतलब चाहे वो शादीशुदा हो या ना शादी हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना Very जरूरी है। यस। अगर वो चीज है तो देन यू कैन फाइट। और इसलिए डिसीजंस भी आसान होते हैं। तो थैंक यू सो मच, आने का शुक्रिया, इस पूरी कॉन्वर्सेशन का शुक्रिया। तो जनाब, आप एक काम कीजिए, अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी खातून है, डिवोर्स्ड हैं, खुला लिया है या डिवोर्स हुई है, अपने काम से काम रखिए। आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि किसकी बेटी की ज़िंदगी में क्या हुआ। दूसरा, स्पेकुलेशंस, कयास आराई से परहेज़ कीजिए। हमारे यहाँ एक बड़ी गंदी आदत है हमारी एज ए मुआशरा कि हम कयास आराइयाँ बहुत करते हैं कि ऐसे कैसे, बड़ी खुश लगती थी, कुछ तो होगा, मियाँ ने कैसे जूते मार के निकाल दिया। दूसरी बात है कि हमें तलाक याफ्ता या बेवा औरतें ना सफ़ेद रंग की चादर में अच्छी लगती हैं, स्पेशली अगर डिवोर्स हुई भी और वो कह रही हो कि मैं अब्यूज़ हुई, तो हम ढूंढने लगते हैं चेहरे पे नील का निशान। हमें मेंटल हेल्थ का तो कोई सेंस ही नहीं है। फिर एक और हमारे यहाँ बड़ा गलत तरीका है, वो ये कि अगर किसी कोई 15-20 साल के बाद डिवोर्स ले रहा है किसी वजह से, हम कहते हैं लो 20 गुजर गए, तो आगे के भी 20 गुजार देती। जो 40 गुजार रही हैं ना किसी पागल के साथ, उनकी मेंटल हालत देखिए जाके। हम क्यों कंप्लेन करते हैं कि हमारी माएँ हर वक्त बड़बड़ाती रहती हैं, चिड़चिड़ी होती हैं, बदमिजाज होती हैं। वो सारा अपना नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी अपनी बहुओं के ऊपर निकालती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं या जो भी उनके मुश्किल हालात होते हैं, बहुत सी ख़वातीन होती हैं जो कि किट में ज़िंदगी गुजारती हैं, बुढ़ापे में जाके अंकल ठंडे हो जाते हैं, अब हमें ख़तरनाक आंटी नज़र आ रही होती हैं। हर दूसरे घर का मसला है ये। मर्दों की तरबियत पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। जिन जिन के बेटे हैं, आज उनकी ज़िम्मेदारी है कि अपने बेटों को इस तरह बड़ा करें कि वो ऐसा फ़र्द बने माशरे में जो किसी के लिए भी न्यूसेंस ना हो। हमारा दीन बहुत अभी आज सुबह ही एक मैं वीडियो देखी थी जिसमें वो कहते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि मियाँ बीवी का जो होना चाहिए ताल्लुक़, वो इज़्ज़त से ड्रिवन होना चाहिए। मर्द को अल्लाह ताला ने निगहबान, क़व्वाम, गार्डियन बनाया, और जब कोई गार्डियन होता है तो वो हर चीज़ का ख्याल रखता है। तो ये तो बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। मुझे नहीं पता कि हम क्यों अपनी ईगो की नज़र करते हैं, या जो हमारी सालों की ट्रेनिंग होती है कि जोरू का गुलाम नहीं बन जाना, इसको तो तुम सीधा करके रखो। मियाँ बीवी पैरिटी का रिश्ता है। वो वाकई जो है ना, गाड़ी के दो पहिए हैं, वाकई गाड़ी के दो पहिए हैं, एक टीम वर्क का नाम है। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, और बाकी डिवोर्स्ड ख़वातीन के मामलात में टांग अड़ाना छोड़ दीजिए। लेट देम लिव देयर लाइव्स। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हम जाएंगे शेफ साइमा के किचन में और जानेंगे कि वो जो बन रहा था वो कहाँ तक पहुँचा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपने यकीनन हमारी कॉन्वर्सेशन को एंजॉय किया होगा, और अब हम एंजॉय करने जा रहे हैं जो साइमा बना चुकी हैं तकरीबन। हाँ जी साइमा, कहाँ तक पहुँचे हैं मामलात? जी माविश, ये देखिए थोड़े से मैंने जो है वो फ्राई करके यहाँ रख लिए हैं, और थोड़े से मैंने छोड़ दिए थे ताकि दिखा सकें कि हमने ब्रेड क्रम्स और एग की जब कोटिंग की, और कबाब हमने किस शेप में, ब्रेड रोल्स हमने किस शेप में फॉर्म किए हैं। ठीक है, तो अब इनको बाकियों को भी मैं यहाँ पे फ्राई कर लेती हूँ आप लोगों के सामने। ये कुछ मैंने फ्राई करके रख दिए थे, फ्राई करने डालते जाती हूँ। फिर कुछ अच्छा, आलू जो हमने बॉईल करने रखा हुआ था वो मिक्सचर में मिला लिया था, और मिला के ब्रेड के साथ बहुत अच्छा सा हमने जो है वो एक मैशर के साथ इसका मिक्सचर बना लिया था चिकन के साथ।
तो वो उस वक्त हम आलू हमारे बॉईल हुए, उसके बाद ही हमने ये सारा काम किया। फिर हमने इसको मिक्स किया, अंडे के साथ कोट किया, और अंडे के साथ कोट करने के बाद ही हमने इस पर ब्रेड क्रम्स लगाए। ब्रेड क्रम्स लगा के अब आप इसको फ्राई कर लें। अच्छा माविश, हमारे पास फेसबुक पे या शायद यूट्यूब पे 2 क्वेरीज थी, वो मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूं। किसी ने क्वेश्चन किया हुआ था कि फ्रिज जो होता है हमारा, उसके रबर के किनारों पे अक्सर फंगस लग जाती है, ठीक है, और स्पेशली गर्मियों में ज़्यादा लग जाती है। बिल्कुल। तो उसके लिए उसको कैसे साफ़ किया जाए, यानी क्वेश्चन ये था। तो उसके बारे में मैं बताती चलूँ कि आपके घर में, हर एक के घरों में सिरका और मीठा सोडा मौजूद होता है, ठीक है। तो मीठा सोडा और सिरके का आपने एक पेस्ट सा बना लेना है, और उसके बाद उसको सॉफ्ट कपड़ा आप ले लीजिए, सादा सूखा कपड़ा लेके उस पेस्ट को आपने चारों तरफ रबर के से अच्छे तरीके से साफ़ करना है। अच्छा, मीठे सोडे का भी एक ज़रा सी स्मेल बस जाती है, तो उसको रिमूव करेंगे हम लेमन जूस से, ठीक है। यानी पहले आपने कपड़े से सारा क्लीन अच्छा, कर इसमें लिया। पानी वानी कुछ नहीं डालना? कुछ पानी नहीं डालना, सिर्फ पेस्ट बनाना है। इक्वल अमाउंट ऑफ सोडा एंड इक्वल अमाउंट ऑफ विनेगर आप ले लीजिए, पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बना के इसको सूखे कपड़े से आपने सारा रबर पे लगाना है चारों तरफ, और उसके बाद लेमन जूस अलग आप रख लीजिएगा। हल्के से गर्म पानी में, बहुत कम गर्म पानी हो, पानी कम हो, लेमन जूस ज़्यादा हो, ठीक है। उसमें आपने कपड़ा डिप करके थोड़ा सा उस पूरे हिस्से में विनेगर वाले, और जो आपने जहाँ जहाँ मीठा सोडा लगाया था वो आप लगाएंगे, तो आपका जो फंगस है पूरा लगा हुआ वो इंशाल्लाह साफ़ हो जाएगा। नहीं तो फिर उसके बाद पोंछेंगे क्या? पोंछेंगे लेमन जूस से। लेमन तो जूस फिर से पूरे फ्रिज में लेमन की और सिरके की खुशबू नहीं आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि लेमन जूस जो है ना माविश, वो उसको ख़त्म कर देगा। उसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए हमने लेमन जूस जो है वो यूज़ किया है। अच्छा, एक और जो क्वेश्चन था वो, जैसे हमारे यहाँ अक्सर पतीले जल जाते हैं या बर्तन जल जाता है। मैं स्टील और एल्युमिनियम की बात कर रही हूँ उस वक्त, ठीक है। तो उसके लिए आपने नोटिस किया होगा काफ़ी सारे स्प्रेज भी आए हुए हैं, हाँ, लेकिन हाँ, बिल्कुल होता है। मैं काफ़ी अच्छा, हर आदमी वो स्प्रे भी नहीं अफोर्ड कर सकता। ट्रू। कि और बाज़ दफ़ा हर स्प्रे काम भी नहीं आता है। ग्रीस वगैरह लिखा हुआ तो होता है, बट काफ़ी वो एक्सपेंसिव है जी। तो उसका मैं आसान तरीका आपको बताती हूँ। नमक ले लीजिए, घर में मौजूद होता है सबके। नमक डाल के पतीले में अगर आपके लगाए या पैन में लगाए, तो नमक छिड़क के थोड़ी देर छोड़ दीजिए उस बर्तन को, ठीक है। उसके बाद बर्तन को आपने लिक्विड वॉश से या सोप वाटर से अच्छे तरीके से मलकर धो लेना। इंशाल्लाह वो जो ग्रीस होगा या जलावा सारा होगा, निशानात, वो ख़त्म हो जाए। ज़बरदस्त। और इसी पुरमसरत मौके पे हमारे रोल्स भी रेडी हैं। रोल्स रेडी हो गए हैं, बस मैं अब इनको डिश में निकालूंगी और सजा डिश में के निकल हम नहीं पेश चुके? करेंगे। अच्छा, अलग से डिश है। जी बिल्कुल, आपको पता है कि हम बगैर awesome। तो इसको हम अभी अपने इस पे सेट कर देते हैं। ये एक्चुअली कुछ ठंडे हो गए थे पहले के, तो वो ज़रा ज़्यादा अगर इसमें चीज़ भी वैसे ही मिला दें, अंदर ना रखें, वैसे ही छोटे छोटे टुकड़े करके मिला दें, बिल्कुल आप मिला सकती है ना? हैं, बिल्कुल मिला सकती हैं, मगर चीज़ आप कोशिश किया करें चेडर माविश, लें। जब मिक्स करने हो, जिस चीज़ में मिक्सिंग करनी है ना, उसके लिए आप चेडर का इंतखाब करें। वरना मोज़रेला तो उल्टा ख़राब कर देती है लुक को भी और टेस्ट को भी। मोज़रेला एक्चुअली फट के बाहर निकल कर आ जाती है। अच्छा, और मुझे तो उसका मज़ा भी इतना नहीं पसंद जितना चेडर का मज़ा आता है चेडर ना। का बहुत अच्छा होता है मोज़रेला का तो रबरी सा मज़ा है जी, सिर्फ बिल्कुल। पिज़्ज़ा में अच्छी लगती है मोज़रेला, बस, और वो उस वक्त तक भी अच्छी लगती है जब तक गरम गरम है, स्ट्रेच होती रहती है। फिर एक बार मुंह में तो फिर गोल गोल घूमती रहती है मुंह में। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, वो जितना अच्छा लुक स्ट्रेची होने का देती है ना, बस वो उस हद तक ही है। इसी तरह जो फेटा चीज़ होती है जो सैलड्स में डलती है, उसमें भी अगर आप बहुत सारी खरीद के खाने की कोशिश करने लग जाए तो टेस्टी नहीं है, वो सैलेड के साथ ही मज़ेदार हो लग वो रही तो है। इतनी कोई सॉल्टी होती है कि I मैं know। आपको उसका अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब फेटा चीज़ वगैरह यहाँ पे कहाँ अवेलेबल होती थी पहले आसानी से, हाँ। तो मैं कोई बहुत अच्छा काफ़ी रेस्टोरेंट था, वहीं पे उनकी ख़ास फेटा चीज़ सैलेड वो थी फेमस, तो मैं खाने गई। अच्छा, जैसे ही मैंने मुँह में डाला तो मतलब नमकीन इतना अच्छा, मैंने ना भर के ले लिया, हाँ, क्योंकि हाँ। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये बस इतनी जी अब ये salty मिली है होगी। तो बस मैंने अटैक कर दो।
बिल्कुल, मैंने जो है इतना बड़ा बाइट मुंह में लिया और उसके बाद जो माविश, वो जो सॉल्टीनेस का एक ग्लेशियर मेरे मुंह में गया कहना चाहिए। तो मैंने वो सारा बाइट निकाला मुंह से और मैंने कहा मैंने इस पे, और इतनी उस वक्त वो बहुत एक्सपेंसिव फेटा अभी भी चीज़ जो थी। जिस भी चीज़ में फेटा चीज़ डल जाती है वो चीज़ एक्सपेंसिव हो जाती है। बिल्कुल, तो उस वक्त इतना वो महंगा था और फिर मैंने कहा ये मैंने क्या कर लिया। फिर स्लोली ग्रेजुअली मैंने फेटा चीज़ का टेस्ट डेवलप किया, घर में भी अब लाने लग गई हूँ, मुझे पसंद है। लेकिन वो बहुत छोटे छोटे इतना क्यूब्स में सा, हो ना तो सही हाँ, लगती है। बिल्कुल, आप इतना सा लगा के स्प्रेड कर लें उसको पूरा, और उसके बाद आप उस पे जैम भी लगा लें बटर टोस्ट पे, तो वो बहुत बेहतरीन जायका देती और है। सही है, इतने में ही हो जाता है। ऐसी चीजें खरीदनी चाहिए जो इतनी सी लगाएं और वो इतनी सी लगा, मकसद बिल्कुल। पूरा कर दें। लेकिन उसका बहुत अक्सर नुकसान भी होता है। फेटा चीज़ का ब्लॉक अगर आपने लिया ना माविश, तो वो मैंने नोटिस किया है बहुत जल्दी फंगस आ जाता है। हाँ हाँ, अच्छा चीज में लगती है, यू हैव टू बहुत फ्रीज इट, जल्दी। यू हैव हाँ, टू बिल्कुल फ्रीज कर दें। अभी मेरे साथ हुआ ना पिछले दिनों, आई बॉट 2 blocks ऑफ चीज, फिर कुछ ऐसा हो गया कि मैं फ्रिज भी नहीं भूल खोल गई, रही। जब हाँ। मैंने कल परसों जाके 1.5 हफ्ते बाद ही दोनों ब्लॉक्स में फफूंदा है, एंड आई फेल्ट सो बैड हाँ, ये कि तो- चीज आपको पता है सस्ता तो होता नहीं है ब्लॉक ऑफ चीज। बिल्कुल। चलें जी, अच्छा माविश, मैं आपको एक, सॉरी, आप क्या प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले आपको एक एडवाइस करती हूँ, हो सकता है आप करती हों। आप ना जब भी चीज़ लाएं ना, बड़े ब्लॉक्स आप लाएं, तो आप क्या किया करें, कद्दूकश करें और उनको जिपलॉक बैग में पैक करके फ्रीज़र में डाल फ्रीजर में रखते हैं। मैं हमेशा ये करती हूँ, क्योंकि ब्लॉक को ना काटना फिर मुश्किल होता है। डीफ्रॉस्ट करो, फिर काटो, थोड़ा सा हाँ, वो जो कद्दूकश हो जाती है ना, वो तो तो आपने आराम थोड़ी से- सी ली और निकाल ली। जी, वो बिल्कुल, निकल आती है। बिल्कुल। मेरे फ्रीज़र में हमेशा मेरी यही कोशिश होती है, मैं जिस वक्त लाऊं उसको ग्रेट करके फ्रीज़र में रख दूं। जबरदस्त तो जबरदस्त। ये आज आप देख लें, हमारे यहाँ पर इस वक्त पेरी पेरी ब्रेड रोल्स रेडी हैं, और इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करें। हमें अपना फीडबैक सही। देना ना भूलें। ठीक है जी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जनाब आली, अब हम जाके रोल्स को ट्राई करते हैं, यकीनन बहुत मज़ेदार होंगे। आपने अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना है, और अपनी नाक और अपनी टांग अपने मामलात की हद तक रखनी है। दूसरों के घरों में क्या हो रहा है, किसकी बेटी की तलाक हो रही है, किसकी शादी हो रही है, किसकी मंगनी टूट रही है, ये आपका कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए जब तक कि आपसे कोई ख़ुद मशवरा ना मांगे। और अगर कोई आपसे मशवरा मांगता है तो मशवरा अल्लाह की तरह नज़र में एक अमानत होता है, तो मशवरे भी लोगों को बेहतरीन दीजिए। जिस मामले में कोई जानकारी ना हो उस मामले में हरगिज़ मत बोलिए। क्रिकेट में या फुटबॉल में, अगर जैसे मुझे नहीं पता, कि जैसे मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में नहीं है, तो मैं क्रिकेट के बारे में किसी को मशवरा नहीं दूंगी। हर काम के लिए जैसे एक्सपर्ट होता है, इसी तरह आप हर मामले में एक्सपर्ट मत बनिए। बेटियों को जीने दें, उनका ख्याल रखें। अगर आप मर्द हैं तो कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी औरत को हरासमेंट महसूस ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला की जवाबदारी है। यहाँ तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत हाई मिलती है लड़कियाँ छेड़ के, किसी के बारे में कुछ भी कह के। बहतान का बहुत सख्त गुनाह है, हमारा मज़हब अलाउ ही नहीं करता कि हम किसी को बहतान लगाएं। तो बहतान लगाने से परहेज़ कीजिए। लोगों के मामलात में खामोखा की टांग अड़ाने से परहेज़ करें। कल फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।